हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज हमारा जो लेक्चर है ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 35 है। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग और कैलकुलस का लेक्चर नंबर 9 है। और आज हमारी लिमिट की लास्ट क्लास भी है, लिमिट की लास्ट क्लास। तो इतना पढ़ने के बाद लिमिट का पूरा आपके पास आइडिया हो गया। और इस लिमिट के डिस्कशन में सिर्फ हम लिमिट नहीं पढ़े, हम कैलकुलस को अच्छे से समझे, एक फंक्शन को अच्छे से समझे और वही फंक्शन बार बार आते रहेंगे। मतलब ये फंक्शन जो भी है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो सब यूज होते जाएगा। इसलिए 3 क्लास तो मेरे अंदाज से लगभग मैं फंक्शन के बारे में बात करने में लगा दिया। ठीक है, तो डिटेलिंग ज़्यादा किया। आज मैं थोड़ा सा सीरीज एक्सपांसन के बारे में बात करूंगा और भी कुछ कुछ बातें करूंगा, लेकिन सीरीज एक्सपांसन के बारे में बात करूंगा। तो स्टार्टिंग भले चाहे आप जब देखोगे स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग आपको दिखेगा कि स्टार्टिंग में रेशनलाइजेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। उसके बाद फिर मैं सीरीज एक्सपांसन पे भी आऊँगा। तो रेशनलाइजेशन के बारे में भी बात करने वाला हूँ और सीरीज एक्सपांसन के बारे में बात करने वाला हूँ। ये दो टॉपिक के बारे में आज की क्लास में बात करने वाला हूँ और फिर अपना लिमिट खत्म हो जाएगा। इसके बाद मेरे को नहीं लगता है कि लिमिट से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो और हमसे ना बने, चाहे उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर भी हो तो भी हमसे बन जाएगा। ठीक है, आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे हर एक मेरी बात को और प्रॉपर नोट कर रहे होंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, तो चलो देखते हैं रेशनलाइजेशन में क्या होता है आपके पास कि या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या दोनों में अगर एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होता है। हम सीधे सीधे अपनी बात पे आ जाते हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं कि अगर आपके पास चाहे वो न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो या दोनों ही हो, बोथ बोथ, अगर स्क्वायर रूट अगर इन्वॉल्व है तो एक्सप्रेशन में स्क्वायर रूट आपके पास अगर इन्वॉल्व है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम नॉर्मलाइज कर ले, रेशनलाइज करके हम रेशनलाइज करके उस एक्सप्रेशन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। लिखा हुआ कि रेशनलाइज मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व लिमिट y ऑफ इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टाइप ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। कहीं पे भी यूज कर सकते हो जहां पे भी आपको नीड है, लेकिन यहां तो हम यूज किए ही है। यहां तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का सबसे बेस्ट तरीका ही था रेशनलाइजेशन करने का। पहले भी मैं रेशनलाइजेशन यूज किया हूं, अगर आपको याद होगा तो। अब आज लास्ट बार यूज कर लेता हूं। ठीक है, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का तो बेस्ट तरीका होता ही है, बट फिर भी आप देखिएगा कि मैं अलग अलग जगह पे भी यूज करूंगा। लाइक ये एग्जाम्पल नंबर 23, इसका मतलब है इस चैप्टर में हम जैसे से आगे बढ़ते जा रहे हैं वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल नंबर 23 पे पहुंच गया मैं। ठीक, 23 में क्या बोला गया कि द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, ओके। मैं पहले क्या करता हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे कि सर इसकी वैल्यू निकालना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप रखे हो, अगर आप एक्स टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो क्या होगा सर, अंडर रूट 1 प्लस 0 माइनस 1 और एक्स टेंड्स टू 0 डायरेक्ट पुट कर दिया मैं। अंडर रूट 1 कितना हो गया सर 1, तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 0। तो सर ये तो 0 बाई 0 का फॉर्म आ गया, बिल्कुल सही बात है, ये 0 बाई 0 का फॉर्म आ गया। ठीक है, अगर ये 0 बाई 0 का फॉर्म आ गया तो सर इसको तो सिंपली एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं। यस, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे को एल हॉस्पिटल रूल लगाना है और मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अगर आपके पास इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, अब आपको क्लियर रहना चाहिए कि यार एल हॉस्पिटल रूल अगर आप लगाते हो तो डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स का क्या होता है सर, अंडर रूट एक्स का होता है सर 1/2 रूट एक्स। तो डी बाई डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स का कितना होगा सर, वही सेम स्टाइल, इसकी पावर 1/2 इधर आ जाएगा और माइनस 1/2 जो होगा नीचे आ जाएगा। तो ये इतनी बेसिक बातें क्लियर रहना चाहिए। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बोल रहा हूँ और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ तो कितना आ गया 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स और 1 का कितना हो गया 0 डिवाइड बाई एक्स का कितना हो गया 1 हो गया। इसका मतलब है इस फंक्शन की वैल्यू सिंपली कितनी बची, एक्स टेंड्स टू 0 सर ये बचा सर ओनली 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, बस इतना बचा। अब एक्स टेंड्स टू 0 पुट कर दो तो कितना आ गया सर 1/2 अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 1 है, तो आंसर विल बी 1/2। तो आंसर सर 1/2 आ गया। तो आंसर का इशू नहीं है कि हम निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट जो लिखा हुआ था वो ज़्यादा टफ नहीं था। जो अंडर रूट जिस तरीके से 1 प्लस एक्स लिखा था वो आसान था। अच्छा, जब मैं रेशनलाइजेशन पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब है कि मैं बात जब करूँगा तो उस तरीके से भी बात करूँगा, उसको थोड़ा सा कम ही कर दें टेम्परेचर, अब कर सकते हैं कम। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि इसका तरीका अगर मैं बोलूँ कि सर मेरे को तो रेशनलाइजेशन तरीका यूज करने का मन है, क्योंकि आप अभी टॉपिक लिखवा रहे थे और मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करना चाहता हूँ कि अंडर रूट है सर, इस अंडर रूट को अगर मैं मैनेज कर लूँ तो। अच्छा, अंडर रूट को अगर आपको मैनेज करना है तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 ये टर्म था आपके पास और डिवाइड बाई क्या था एक्स था।
अब मैं मल्टीप्लाई किसका करूंगा पता है, देखना ध्यान से देखना, आपको मैथमेटिकल अप्रोच आपको क्लियर रहनी चाहिए। बोले सर अंडर रूट 1 + x + 1 सर, ये इसका मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर दिए, ये रेशनलाइजेशन चालू किया। ये अब ऊपर में क्या बनेगा, a + b और a - b। अगर ध्यान से देखा जाए तो ऊपर में क्या बन रहा है, बोले सर a - b और a + b, a - b और a + b क्या होगा, बोले सर a² - b²। ठीक है, ओके ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ठीक है, देखना ध्यान से। जब मैं बोलूंगा अब a² - b² करो, a² करूंगा तो अंडर रूट चल जाएगा तो 1 + x बचेगा, -b² करूंगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, इतना बचा। यहाँ क्या बचा, x बचा है सर, अंडर रूट 1 + x बचा है +1 बचा है, जैसा है वैसा रख दो। यस सर। सर जब इसको हम सॉल्व किए तो ये तो 1 1 कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल 1 1 कैंसिल आउट हो गया। और सर जो x बचा था इस x को इस x से कैंसिल आउट कर दिए। अगर मैं कलर चेंज करूं इस वाले का तो इस x को इस x से कैंसिल आउट कर दिए। तो फाइनली क्या बचा, फाइनली लिमिट x टेंड्स टू 0 1/√1 + x + 1 ये बचा। अब x = 0 पुट कर दो तो सर ये तो आ गया 1/√1 + 1। हाँ तो आंसर कितना आ गया सर 1/2। देखो मैं एल हॉस्पिटल रूल भी नहीं लगाया, ना मैं 0/0 फॉर्म बनाया। मैं क्या किया, मैं देखा कि स्क्वायर रूट का टर्म्स अंडर रूट का टर्म्स है, उसी को हैंडल करने चला गया। रेशनलाइजेशन की पावर, ये पावर है रेशनलाइजेशन की कि आप नॉर्मली भी अंडर रूट वाले स्क्वायर रूट वाले टर्म्स को ऐसे हैंडल कर सकते हो। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं जब इस तरीके से सॉल्व किया था तो क्योंकि अंडर रूट जो स्क्वायर रूट का जो टर्म्स था वो ज्यादा टफ नहीं था, कैलकुलेशन टफ नहीं था, तो एल हॉस्पिटल से भी कर सकता था। अच्छा अप्रोचेस आपको पता होना चाहिए। वैसे भी आज लास्ट क्लास है, लिमिट की लास्ट क्लास है, लिमिट की लास्ट क्लास है, तो ठीक है मैं बातें जितनी हो सकता उतनी करूंगा। तो एक एग्जाम्पल नंबर 23 लिया, इसको दो तरीके से सॉल्व कर दिया। अब ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 24 है। अच्छा कब हम दिक्कत फील करेंगे या कब हम स्ट्रगल करेंगे वो देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब ये सर तो x टेंड्स टू 0 अगर मैं पुट कर दूं तो क्या होगा, सर x टेंड्स टू 0 पुट कर दोगे आप तो अंडर रूट 1 -1 हो जाएगा, और x टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो अंडर√9 -3 हो जाएगा। अंडर√1 1 हो गया, 1 - 1 और अंडर√9 3 - 3। सर तो 0/0 फॉर्म आ गया, बिल्कुल 0/0 फॉर्म है। इसका मतलब चाहूँ तो मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ। क्या सॉल्व कर सकते हैं सर, डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ, एल हॉस्पिटल रूल लगा के बिल्कुल कर लो यार, देखिए जरा क्या होता है। सर अंडर√x² + 1 का डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ सर, कर लो आपको अगर क्लियर है तो। 1/2 आ गया, अंडर√x² + 1, बस इतना मत लिख देना। x² + 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, और 1 का 0 तो 2x भी और होगा, और -1 बाहर है उसका डिफरेंशिएशन 0। एल हॉस्पिटल रूल लग रहा है ये। इसमें भी सेम स्टाइल 1/2 अंडर√x² + 9, हाँ और कितना सर x² + 9 का सर 2x और 9 का 0, बिल्कुल सही, और -3 का तो 0 है। ध्यान से देखा जाए कि क्या क्या हुआ। सर 2x और 2x कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं सबसे पहले तो बोलूँ कि सर ये दोनों, ये वाला ब्रैकेट पहले कैंसिल आउट कर दो, फिर क्या कर दो सर ये 2 और ये 2 भी कैंसिल आउट कर दो, तो फिर बचा क्या सर अंडर√x² + 9 ऊपर चला गया, अंडर√x² + 1 नीचे आ गया। मतलब सर मतलब अगर बोला जाए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर√x² + 9 अंडर√x² + 9 डिवाइड बाई अंडर√x² + 1 आ गया, बस इतना आ गया। अब x टेंड्स टू 0 पुट करो, कितना आ रहा है सर, x टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो अंडर√9 डिवाइड बाई अंडर√1, तो सर ये 3/1, मतलब आंसर कितना आ गया 3 सर। ऑप्शन में दिया है यस सर 3 दिया है, ये देखो 3 दिख रहा है आपको, यस सर 3 दिख रहा है। ठीक है, ये एल हॉस्पिटल रूल लगा है, 0/0 फॉर्म था। सर अगर आप जब रैशनलाइजेशन की बात कर रहे थे तो अगर मैं एल हॉस्पिटल रूल ना लगाऊं और मैं बोलूं कि रैशनलाइजेशन की जो ताकत है उसको अगर यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट का टर्म है, ये अंडर√x² + 1 है, हाँ सर -1 है, हाँ ये अंडर√x² + 9 है, -3 है, ऐसा दिख रहा है आपको, यस सर ऐसा दिख रहा है, ये दिख रहा है। अगर मैं बोलूँ कि मल्टीप्लाई कर देते। अच्छा जब मैं इसको बोल रहा हूँ कि मेरे को इसको रेशनलाइजेशन करना है तो एक बार तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों को रेशनलाइजेशन टर्म्स कर लेता हूँ, अंडर√x² + 1 यहाँ पे भी यूज कर लेता हूँ, नीचे भी यूज कर लेता हूँ। मतलब अगर मैं बोलूँ आपको कि यार अंडर√x² + 1 + 1 ये किया, और यहाँ पे भी यही किया, अंडर√x² + 1 + 1 सेम टर्म ये। बट मैं यहाँ पे जब करूँगा, यहाँ पे अब क्या करने वाला हूँ, अंडर√x² + 9 + 9 + 3
और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3। अच्छा, बड़े बड़े टर्म से अपने को घबराना नहीं है, बड़े बड़े टर्म से कोई इशू नहीं होता इसमें। ये ऐसा कर दिए। अब क्या बनेगा, ये फर्स्ट और सेकंड टर्म, मतलब ध्यान से देखा जाए कि अब ये क्या होगा, तो ये जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है ये बनाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएगा। यस सर। और यहाँ पे सर ये बनाएगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फर्स्ट और थर्ड टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, लिखने जा रहा हूँ मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब बताओ ये और ये दोनों मिलके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे अंडर रूट चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इतना ही आएगा बस। ये गया और बचा क्या, बचा है सर उसको कुछ मत करो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 इसको रहने दो, ठीक है। और यहाँ पे सर ये और ये टर्म मिलके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, जो ए स्क्वायर करोगे उसमें अंडर रूट चल जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 सर, ये बी स्क्वायर है सर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, क्या बच गया सर, बच ये गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये बच गया। अब ध्यान से देखा जाए कि यार क्या क्या हुआ, इस ब्रैकेट में 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट, इस ब्रैकेट में 9 और माइनस 9 कैंसिल आउट। जब ये कट गया तो ऊपर बचा एक्स स्क्वायर, नीचे भी बचा एक्स स्क्वायर, मतलब सर नीचे और ऊपर वाला जो एक्स स्क्वायर था ना सर, वो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ इतना ही बचा है। अच्छा, अब एक्स टेंड्स टू 0 है तो अंडर रूट 9 प्लस 3, अंडर रूट 9 प्लस 3, अंडर रूट 1 प्लस 1, अंडर रूट 9 कितना हो गया सर 3, पहले से 3 था, और ये कितना हो गया सर 1 प्लस 1, 6/2, 6/2 कितना होता है 3, 6/2 3, आंसर इज 3, 3 आंसर आ रहा था। यस सर 3 आंसर आ रहा था, ये एल हॉस्पिटल रूल लगा है। अच्छा, किसी को लग सकता है कि सर एक चीज़ समझ नहीं आ रही, सर इतना जब आसान है एल हॉस्पिटल रूल, आप जबरदस्ती रेशनलाइजेशन के पीछे क्यों पड़ गए सर, इतना भी क्या मजा आ रहा है इस कैलकुलेशन में कि अपन जमा कर रहे टर्म्स को। सर मेरे को तो ये आसान लग रहा है, यहाँ पे भी सर थोड़ा सा आप ये सब कर रहे थे सर, ये कितना आसान था सर, डिफरेंशिएशन तो आता है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपको डिफरेंशिएशन बहुत आता है, अगर आपको ऐसा फील होता है कि डिफरेंशिएशन बहुत आता है और सर मैं रैशनलाइजेशन का क्या करूंगा, तो ठीक है अब इसको सॉल्व कर लो, आप करो डिफरेंशिएशन कितना आता है आपको, फिर अब आपका हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा। अब एग्जाम में आ गया, अब एक्स टेंस टू 2 पुट किया तो कितना पता है, 2 पुट किया तो कितना आया, ध्यान से देखो, 2 पुट किया तो सर 4 आया, और ये 4 था, और ये 2 और 2 4 था, अंडर रूट 4 2 हुआ, और 1 प्लस अंडर रूट तो कितना हुआ सर 1 प्लस अंडर रूट 4, ध्यान देना, और माइनस अंडर रूट 3 सर, डिवाइड बाई सर 2 माइनस 2। अच्छा, अंडर रूट 4 2 होता है तो 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 2, तो 0/0 फॉर्म आया। हाँ, अब कर लो, बहुत आपको डिफरेंशिएशन करने का मन है तो कर लो आप, सर ये तो 0/0 फॉर्म है तो कर लो डिफरेंशिएशन, ऐसा नहीं कि कोई कर नहीं सकता है, बट बात ये हो रही कि फिर आपको पता हो कि यू आर वेरी स्ट्रांग इन मैथमेटिक्स स्टाइल। देखो आपके पास अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन, समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस सर, हाँ मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, क्लियर। अच्छा, तो 0/0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल रूल 0/0 फॉर्म में लगाते न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। तो मैं बोल रहा हूं कि जब भी आप प्रॉब्लम में हो, जब आप से हो ही नहीं पा रहा और आपको डर लग रहा कि अभी मैं क्या करूं, फंसा दिए करके अंडर रूट के टर्म्स है, तो फिर आपको पता रहे, क्या पता रहे आपको, कि आपको पता रहे कि लिमिट एक्स टेंस टू 2 था। हाँ सर, अंडर रूट ये वाला टर्म है, हाँ अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट कितना है सर 2 प्लस एक्स, बाहर कितना है सर माइनस रूट 3, इतना ही है ना, डिवाइड बाई सर एक्स माइनस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई रेशनलाइज करने जा रहा हूँ मैं, ऐसा कर दो सर 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट 3, ठीक है, ऊपर भी इस टर्म का मल्टीप्लाई और नीचे भी अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 ये प्लस रूट 3 ये, ओके। अब ऐसा किया तो क्या हुआ, ऐसा अगर आप कर रहे हो तो क्या होगा सर, ऐसा अगर कर रहे हो तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 तो था ही सर, ए प्लस बी और ए माइनस बी हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो एक अंडर रूट हटेगा, सिर्फ पहला अंडर रूट हटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी करने से ए स्क्वायर करने से ऊपर का अंडर रूट हटा, अंडर रूट गायब ऊपर वाला, तो 1 प्लस ये रूट बचेगा रूट 2 प्लस एक्स, पहला रूट गायब हो गया, ये वाला जो रूट था ना ये वाला, ये ए स्क्वायर करने से, तो ए स्क्वायर लिखा हूं मैं ये अभी, दिस द ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर करूंगा तो माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर सर 3 सर, ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया होगा, यहाँ क्या बचा था एक्स माइनस 2 और सर अंडर रूट सर
1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट 3। ठीक है, देख लो। यस सर, यही बचा था। ठीक है, अब बचा ऊपर क्या बचा सर? अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस 2 बचा है सर। क्या बचा? लिमिट एक्स टेंस टू 2 क्या बचा सर? रूट 2 प्लस एक्स, रूट के अंदर है 2 प्लस एक्स और बाहर माइनस 2 बच गया, 1 माइनस 3 के तो, और ये बच गया था एक्स माइनस 2 और ये था अंडर रूट के अंदर क्या 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट 3। ये ऐसे लिखते हैं दिस वन। ओके, पता है क्या होगा सर? अभी तो बहुत सारा रूट वाला टर्म्स है। अब एक्स टेंस टू 2 पुट कर दोगे तो सर अभी आपके पास फिर से 0/0 फॉर्म आ जाएगा, और अभी इसको डिफरेंशिएट करो, फिर अभी आपकी जान निकलेगी। वहां जान निकल रही थी तो यहाँ तो जान जाना ही है। देखो ना 0/0 फॉर्म। मैं फिर से रेशनलाइज करता हूँ। अंडर रूट आपके पास जो टर्म दिख रहा है आपके पास, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को नीचे वाले टर्म को रेशनलाइज करने की इसलिए जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक्स टेंस टू जब मैं 2 पुट करूंगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा, और 4 2 आ जाएगा, और ये 1 4 का 2 आ जाएगा 1, तो रूट 3 और रूट 3 2 रूट 3 है, तो इसमें कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर रहा है। जबरदस्ती इसको मत करो। इसमें अगर माइनस होता तो मैं करता है, इसको कुछ मत करो, सिर्फ इसको रेशनलाइज करो। मतलब स्मार्ट रहना इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। यस सर, स्मार्ट रहना इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। हाँ, लिमिट एक्स टेंस टू 2 क्या है? रूट 2 प्लस एक्स माइनस 2, यही था, और नीचे क्या था? एक्स माइनस 2। अच्छा, इसके बाद वाले टर्म के साथ मैं कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ। किसके साथ? 1 प्लस रूट एक्स प्लस 2। सर क्यों नहीं कर रहे सर? अरे यार ये ना 2 रूट 3 है, पता है, क्योंकि प्लस है इसके अंदर, तो 2 रूट 3 है जब मैं एक्सटेंस टू 2 पुट कर रहा हूँ, तो इसको कुछ मत करो यार परेशान। अच्छा, अब इसके साथ आप करना चाहते हो, किसके साथ? इसके साथ, तो मल्टीप्लाई कर दो रूट 2 प्लस एक्स, हाँ, और माइनस 2। कितना था पहले से? माइनस 2 तो प्लस 2, रूट 2 प्लस एक्स। इसको बोलते हैं रेशनलाइज करना। कर दिए भी, ऊपर भी नीचे भी। अच्छा, ऐसा करने से क्या हुआ? ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया तो रूट 2 प्लस एक्स। नेक्स्ट पेज में जाता हूँ मैं, ध्यान देखिएगा। अच्छा, डरना नहीं है। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आपको लिखने के स्टाइल में डरना नहीं है। अब ए स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा सर? रूट चला जाएगा सर, तो 2 प्लस एक्स हुआ, यही हुआ ना 2 प्लस एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था? 4 हो जाएगा। इतना आगे। नीचे क्या था? नीचे था सर एक्स माइनस 2, और क्या क्या था सर? ये था सर 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2, और सर प्लस रूट 3 तो था ही सर ये, और कुछ नहीं सर, इतना ही था। देखो जरा ध्यान से। यस सर, और सर रूट 2 प्लस एक्स प्लस 2 था ना सर? रूट 2 प्लस एक्स प्लस 2 सर, ये इतना भी तो था। हाँ, ये भी था। अब ध्यान से देखो, ये पता है ऊपर एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है, ये पूरा जो टर्म है ना, ये एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है, इस एक्स माइनस 2 से कैंसिल आउट। अब एक्स टेंस टू 2 पुट कर दो आप। आपको मन था ना बहुत देर से कुछ पुट करने का सर, अब पुट कर दो आप। ये पुट कर दो, कितना हो गया? 1 अपॉन, ये कितना? एक्स टेंस टू 2 पुट किए तो ये रूट 4 हुआ, रूट 4 2 होता है, और 1 प्लस 2 3, तो रूट 3 प्लस रूट 3, तो 2 रूट 3 है ये 2 रूट 3 है पहला ब्रैकेट। दूसरा एक्स टेंस टू 2 है, 2 और 2 4, रूट 4 कितना होता है सर? 2, 2 प्लस 2 4, तो ये है 2 प्लस 2 4, सिंपल। ये है 4 और ये 2 8, तो 1/8 रूट 3 आ रहा है, 1/8 रूट 3, तो 1/8 रूट 3 ऑप्शन में होना चाहिए, है ये 1/8 रूट 3, दिस वन द गुड क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे तो फिर नॉर्मल स्टूडेंट से नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? उसको छोटा सा आता है 0/0 फॉर्म को हैंडल करना, छोटा सा ही उसको आता है। और आपको लगता है कि सर नहीं सर, मैं तो सर इसको डिफरेंशिएशन करता हूं, तो फिर आप में से जो लोग भी पावरफुल होंगे मैथमेटिकली वो इसको भी सॉल्व कर लेंगे डिफरेंशिएशन से। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर इस वाले को एग्जाम्पल नंबर 25 को सर डिफरेंशिएशन से मैं सॉल्व कर लिया सर, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, बताइएगा सर एल हॉस्पिटल रूल लगाया सर, 0/0 निपटा दिया सर मैं तो। इसलिए रेशनलाइजेशन सीखना जरूरी है कि हर एक स्टूडेंट को इतना आना चाहिए कि कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन है कि वो मैनेज नहीं कर पा रहा, रूट के अंदर रूट है, और 0/0 फॉर्म भी बन जा रहा है, और वो सोच रहा मैं क्या करूं, तो भाई रेशनलाइज कर ले, बस लिखने का स्टाइल अच्छा होना चाहिए रेशनलाइजेशन में। अब जैसे ये है, अब कितना सारा टर्म दिख रहा है पता है आपके पास? अब एक्स टेंस टू 0 पुट करोगे तो कितना आएगा? एक्स टेंस टू 0 पुट करोगे तो एक्स टेंस टू 0 0 रूट ए स्क्वायर आ रहा है, रूट ए स्क्वायर है पहला टर्म। सेकंड टर्म क्या है सर? ये भी सर रूट ए स्क्वायर है, तो 0 हो गया यार। हाँ, नीचे क्या आ रहा है सर? एक्स टेंस टू 0 तो रूट ए आ रहा है, और सर माइनस रूट है,
ये तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, बिल्कुल 0/0 फॉर्म आ रहा है। अब आपको लगता है कि सर मैं तो डिफरेंशिएट कर लूंगा सर, अंडर रूट तो लिखना आता है सर 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और सर एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। बिल्कुल सही बात बोल रहा। फिर सर उसका डिफरेंशिएशन भी सर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 और फिर 2x आ जाएगा सर। फिर इसका डिफरेंशिएशन भी कर लेंगे। यही मतलब हुआ, यही मतलब हुआ। नहीं तो आपको डिफरेंशिएशन का मजा लेना है तो लो, लेकिन जब इतने सारे आपके पास रूट के टर्म्स है और आपको लग रहा है कि सर मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ सर, मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ सर, नहीं तो मैं डिफरेंशिएशन अभी बता भी दिया, डिफरेंशिएशन में बता भी दिया, ट्राई कीजिएगा डिफरेंशिएशन में, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो रूट वाला आपके पास टर्म्स है ये, अगर इसको ध्यान से देखा जाए, इसको ध्यान से अगर देखा जाए तो क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है। मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हीं टर्म्स को सॉल्व करना चालू कर रहा हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर अंडर रूट स्क्वायर रूट के टर्म्स है तो मैं नॉर्मलाइजेशन दोनों टर्म्स को करना चाहूंगा। मतलब मैं बोलूंगा कि देखो आपके पास क्या क्या है, पहले वो लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर, कुछ बड़े टर्म से डरा मत करो, माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। मैं चाहूँ तो बहुत फास्ट सॉल्व कर सकता हूँ और बोलूंगा देखो ये मैं करना चाहता था, ये मैं कर लिया और ये हो गया, लेकिन फिर मजेदार इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप तो स्टूडेंट हो, आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास उतना आसान नहीं होगा कि आप एकदम हवा में हर स्टूडेंट कर ले। मतलब कुछ स्टूडेंट तो कर ही लेंगे, कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जो बचपन में IIT JEE की प्रिपरेशन किए होंगे, बहुत अच्छे से किए होंगे, लेकिन बाई चांस कोई ऐसा रीजन रहा होगा कि नहीं हो पाया उनका, तो उनका मैथ्स थोड़ा बेटर होगा। अंडर रूट ए प्लस एक्स दोनों जगह लिख लेता हूं मैं, अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, यहां पे भी अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स। क्या इतने से काम हो जाएगा? नहीं, इतने से काम नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा सर? ऊपर वाला तो आप नॉर्मलाइज किए नहीं, बिल्कुल सही बात। एक और मल्टीप्लाई होगा जो मैं यहां लिख रहा हूं, एक और मल्टीप्लाई होगा, किसका? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और वो माइनस था तो प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए एक्स, सेम टर्म। यस सर। तो कभी कभी किसी को लग सकता है कि सर ये तो सर बहुत सारा लिखना पड़ रहा है, तो ठीक है यार, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप लिखे नहीं, आप भी लिखे हो। तो अगर मैं आपको 11-12 की बात करूं, अपने बोर्ड एग्जाम की बात करूं, तो बोर्ड एग्जाम में भी आप ऐसा लिखना जानते थे। अलग बात है कि समय हो गया तो भूल गए आप, नहीं तो आप बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे मतलब एक अच्छे स्टूडेंट थे। इसको ना मैं इसके साथ मर्ज करूंगा, किसके साथ करूंगा मर्ज? इस वाले को इसके साथ, ये ऊपर है ना a प्लस बी और a माइनस बी, और इस वाले को इसके साथ। अच्छा हाँ, इससे क्या होगा, जब ऊपर वाले को इसके साथ मर्ज करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, अंडर रूट हटेगा तो ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ये ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर क्या होगा सर? ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, अंडर रूट हट गया, बस ऊपर बचा क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। नीचे भी पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लिख देता हूँ, ए प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। क्या क्या बच गया? बचने वाले में मैं कलर यूज कर लेता हूँ कि क्या बच गया आपके पास, टर्म क्या बच गया? बच गया ऊपर बच गया अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, ये बच गया, और नीचे क्या बच गया? नीचे वाला टर्म बच गया। नीचे अगर मैं ध्यान से देखूं कि नीचे क्या बच गया, तो नीचे ये बच गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, लेकिन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये बच गया। देखो ध्यान से। अब कभी कभी हमारा कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो हम ये जो लिख रहे हैं इसको समझ भी सकते हैं कि सर ये होने वाला था सर, मैं तो देख के समझ गया, फिर भी। अब इसमें से क्या क्या कैंसिल आउट हुआ सर? ए स्क्वायर जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ए स्क्वायर जाने वाला है, बिल्कुल सर। ये माइनस ए एक्स है सर, ये माइनस ए एक्स से नहीं जाएगा, एक्स स्क्वायर जाने वाला है, ये भी जाने वाला है, ये बचेगा माइनस 2ax। यहाँ पे क्या जाने वाला है सर? ए जाने वाला है, और एक्स सर 2x हो जाएगा सर। पता है यहाँ पे क्या बचा सर? माइनस 2ax बचा, सही सही एकदम, माइनस 2ax बचा। यहाँ क्या बचा सर? यहाँ 2x बचा। क्या हुआ फिर टोटल सर? 2x भी कैंसिल आउट, बिल्कुल सही, ये x इस x से कैंसिल आउट, ये 2 इस 2 से। फाइनली क्या बचेगा सर? फाइनली इसका वैल्यू पूरा का पूरा सिर्फ माइनस ही बचेगा। ठीक है, सही सही एकदम। अब x टेंस टू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो क्या होगा? अच्छा, x टेंस टू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो अब आपके पास आंसर क्या आएगा? माइनस है तो ये वाला बच गया, ये वाला।
एक्स टेंस टू जीरो पुट करो, अंडर रूट ए और अंडर रूट एक्स टेंस टू जीरो अंडर रूट है सर, 2 रूट ए बच गया, सही है 2 रूट ए बच गया। चलो नीचे सर एक्स टेंस टू जीरो अंडर रूट ए स्क्वायर ए सर ए अंडर रूट ए स्क्वायर ए, ये भी अंडर रूट ए स्क्वायर ए सर, ये तो 2a हो गया सर, तो ये 2a से कैंसिल आउट हो गया, माइनस बचा और रूट ए बचा, माइनस रूट ए इज आंसर, माइनस रूट ए इज आंसर, डी आंसर दिल्ली माइनस रूट ए। देखो जरा ध्यान से, द माइनस रूट है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अच्छा बचपन में हम जो मैथ्स यूज करते थे अच्छा खासा यूज है, आपको अच्छे से ए प्लस बी ए माइनस बी के टर्म दिखने। अच्छा देखने से कभी कभी टफ लग जाता है और यार ये तो पता नहीं कुछ कुछ हो जाएगा करके, नहीं इट्स ओके। आपको लगता है कि बिल्कुल आप कंफर्टेबल हो अंडर रूट के स्क्वायर रूट के टर्म से डरने की नीड नहीं। अगर आप मैथमेटिक्स अच्छा सीखना चाहते हो तो स्क्वायर रूट के टर्म से डरने की नीड नहीं, अगर ये टर्म्स हमको डरा दिया तो फिर बात ही क्या बची यार, नहीं। चलो ठीक है, अब जैसे रूट एक्स माइनस है तो मेरे को लगता है कि इसको तो हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं सर, कैसे? अरे एक्स टेंस टू बी है तो अंडर रूट बी माइनस ए हो गया, क्या बचा देखो अंडर रूट बी माइनस ए हो गया ये, और ये क्या हो गया, ये भी सर अंडर रूट बी माइनस है, और बी की वैल्यू ए से ज़्यादा है तो ठीक है, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होगी। ये हो गया सर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ क्या हो गया सर, ऊपर वाला कैंसिल आउट और नीचे वाला भी सर 0/0 फॉर्म आ गया। अच्छा अब इस वाले में ना आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि टफ नहीं है। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रूट देखिए और रेशनलाइजेशन करना ही है। अगर आपको लग रहा है सर ये तो इतना सिंपल है सर, रूट एक्स माइनस ए का डिफरेंशिएशन दुनिया में कोई भी कर देगा सर, 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस ए, और एक्स माइनस ए का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 और ए का 0 तो 1 माइनस 0। फिर ये बी माइनस ए में तो एक्स सही नहीं है तो इधर तो कुछ था ही नहीं 0 सर, एक्स इसके माइनस बी का सर 2x और बी का 0, बस इतना ही है। तो सर यहां से ध्यान से देखा जाए तो आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, एक्स टेंस टू बी है आपके पास, तो रिजल्ट कितना आ गया सर, रिजल्ट एक्स टेंस टू बी था और ये कितना आ गया सर, ये 2 और 2 1/4 एक्स और एक्स माइनस ए आ गया। याद रखिएगा एक्स टेंस टू बी है तो आंसर कितना आ गया, अच्छा आंसर 1/4 बी एक्स टेंस टू बी है और अंडर रूट बी माइनस है, अंडर रूट बी माइनस है 1/4 बी अंडर रूट बी माइनस है, ये आ गया। एल हॉस्पिटल रूल लगा लिया हमें, बिकॉज डिफरेंशिएशन इज वेरी सिंपल। तो क्या सर रैशनलाइजेशन से नहीं कर सकते थे, क्या कर सकते थे भाई, क्यों नहीं कर सकते थे? जब मैं आपको सिखा ही रहा हूं रैशनलाइजेशन तो क्यों नहीं कर सकते थे, लिमिट एक्स टेंस टू बी है ये, और सिर्फ अंडर रूट वाले टर्म्स का रैशनलाइजेशन करेंगे तो अंडर रूट, इसका अगर मैं रैशनलाइजेशन करूं तो क्या लिखने वाला हूं सर, अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस, पूरा लिख ही देता यार, क्या कोई ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, पहले वो लिख दिया है जो क्वेश्चन में गिवन है, ये पहले वो लिख दिया है जो क्वेश्चन में गिवन है, अब वो लिख रहा हूं जो मेरे को रैशनलाइजेशन करने के लिए चाहिए, अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस अंडर रूट बी माइनस ए, इतना ही चाहिए, यस सर, अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस अंडर रूट बी माइनस। आपको लग रहा होगा सर आप तो बोले थे सीरीज एक्सपांशन की बात करेंगे इस वीडियो में, करूंगा भाई, अभी खत्म थोड़ी हुआ है, स्टार्ट किया। अब देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी बन गया, यस सर, तो लिमिट एक्स टेंस टू बी, a माइनस बी और a प्लस बी बन गया, तो a स्क्वायर किया तो क्या आ गया सर, x माइनस ए आ गया, और b स्क्वायर किया तो सर b माइनस ए आ गया, बस इतना बचा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे आपके पास क्या बचा सर, नीचे सर हमारे पास बच रहा है सर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या बच रहा है सर, अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस अंडर रूट बी माइनस, ये बच रहा है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे कि क्या क्या कैंसिल आउट हुआ, तो बोले सर ये प्लस ए था और माइनस ए था, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा तो फिर, अच्छा क्या बचा अगर मैं बोलूँगा तो क्या बचा, लिमिट एक्स टेंस टू बी बचा, ऊपर क्या बचा सर एक्स माइनस बी बचा, एक्स माइनस बी बचा, नीचे क्या बचा सर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर तो एल हॉस्पिटल रूल अभी भी लग सकता है लेकिन जरूरत नहीं है, क्यों, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक्स माइनस बी और एक्स प्लस बी, देखो जरा लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक्स माइनस बी और एक्स प्लस बी, ये क्या बच गया, अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी अंडर रूट बी माइनस ए, ये बचा, ये देखो ध्यान से, ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि अंडर रूट एक्स माइनस बी कैंसिल आउट हो गया। अब एक्स टेंस टू बी अब पुट कर लो, अब अगर एक्स टेंस टू बी अगर आप पुट कर लिए तो देखो आपके पास ये कितना आ गया, एक्स टेंस टू बी पुट करो सर 2b आ गया सर 2b, और एक्स टेंस टू बी पुट करो बी माइनस सर ट्वाइस ऑफ अंडर रूट बी माइनस ए आ गया,
अंडर रूट बी माइनस ए। फाइनली क्या हुआ? अच्छा, फाइनल आंसर 1/4b अंडर रूट बी माइनस ए। ये आंसर है क्या? यही आंसर था? यस सर, यही आंसर था, बी आंसर बॉम्बे। ये देखो रेशनलाइजेशन कर दिए, जो स्क्वायर रूट के टर्म्स थे उसको मैनेज कर लिए, बस सही तरीके से मैनेज कर लिए, हो गया सॉल्व। ओके, अब मैं आया सीरीज एक्सपांशन में, जिसकी मैं बात भी कर रहा था कि यार कई बार लिमिट वाले क्वेश्चन में सीरीज एक्सपांशन आपकी हेल्प कर सकता है, बट इसमें एक 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 प्रॉब्लम है सीरीज एक्सपांशन वाले में, कि आपको फिर सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। सीरीज एक्सपांशन का कंसेप्ट किसी को यूज करने की नीड पड़ गई, कब जरूरत पड़ सकती है कब नहीं पड़ सकती, सब बातें कर देता हूं, लेकिन इसमें एक कॉमन चीज तो है कि फिर जब मैं सीरीज एक्सपांशन की बात कर रहा तो सच में आपको साइन एक्स का पता होना चाहिए कि साइन एक्स क्या होता है। एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल, एटलीस्ट 2-3 टर्म तो पता ही होना चाहिए। ये साइन एक्स का रिजल्ट, ये है कॉस एक्स का रिजल्ट कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स रेज़ पावर 4/4 फैक्टोरियल, सब इवन टर्म्स, इसमें सब ऑड टर्म्स। ऐसे भी साइन एक्स एक ऑड फंक्शन होता है, साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, और अगर ये ऑड फंक्शन है तो पूरे ऑड के टर्म दिख रहे होंगे। ये कौन सा फंक्शन होता है? इवन फंक्शन। ये बात तो आपको पता है। ये देखो माइनस एक्स पुट करने से कुछ चेंज नहीं होगा, इवन फंक्शन है ना, और माइनस एक्स पुट करने से अपोजिट आ जाएगा साइन। देखो ध्यान से, ये पूरा ऑड फंक्शन, ये पूरा इवन फंक्शन, ये साइन एक्स और कॉस एक्स। फिर है टेन एक्स, टेन एक्स का रिजल्ट है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3, क्योंकि जब मैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स करूंगा तो ऑड डिवाइड बाई इवन करूंगा तो ऑड ही रहेगा। आपको पता होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता हो क्या, कि ऑड डिवाइड बाई ऑड फंक्शन डिवाइड बाई इवन फंक्शन, नहीं पता बहुत तो ठीक है, लेकिन फिर भी रिजल्टेंट क्या होता है? ऑड फंक्शन। सर आप ये डिवाइड करने की बात क्यों की है? तब ये डिवाइड करने की बात क्यों की है? अच्छा, हम इसलिए डिवाइड करने की बात किया क्योंकि टेन एक्स जो होता है वो क्या होगा? साइन एक्स अपन कॉस एक्स। साइन एक्स इज द ऑड फंक्शन, कॉस एक्स इज द इवन फंक्शन, तो ऑड डिवाइड बाई इवन ऑड ही होता है, इसलिए ये ऑड दिख रहा है आपको। इसलिए जो टेन एक्स है ये ऑड फंक्शन है, इसलिए पूरे टर्म्स आपके पास इवन वाले एक भी टर्म्स नहीं। तो फिर आपको टेन एक्स का रिजल्ट पता होना चाहिए। देखो टेन एक्स का रिजल्ट लिखा हुआ ये, ठीक है सर। ई रेस पावर एक्स ये सबको पता रहता है, नॉर्मली सबको पता रहता है कि 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ये नॉर्मली सबको पता रहता है ई रेस पावर एक्स का एक्सपांशन। बट साइन एक्स कॉस एक्स और ये टेन एक्स लिखा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिखा, क्योंकि आपको पता है लिमिट में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखने को मिलते हैं। ई रेस पावर एक्स आपको पता रहता है, ई रेस पावर माइनस एक्स भी पता रहता है, 1 माइनस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 2, ई रेस पावर माइनस एक्स भी पता रहता है। और आपको पता है कि ई रेस पावर एक्स इवन है कि ऑड है? नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। आपको पता है कि नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, ये नैनो फंक्शन है, इसलिए आपको इवन ऑड दोनों दिख रहे हैं पूरे टर्म्स। ये भी आपके पास नैनो फंक्शंस, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शंस। ठीक है, इतना आपको कैलकुलस, अब कैलकुलस में कोई लिमिट नहीं है कि कितना आप जान सकते हो, ठीक है। लेकिन ई रेस पावर एक्स और ई रेस पावर माइनस एक्स दो चीज पता होती है। log 1 प्लस एक्स है, log 1 प्लस एक्स ये आपके पास रिजल्ट है, ये आप 11-12 में यूज करते थे। log 1 प्लस एक्स का मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, क्योंकि आपको पता है कि फिर अगर मैं एक्स की वैल्यू अगर आपके पास नेगेटिव में ज्यादा रख दूं तो log नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये log 1 प्लस एक्स का रिजल्ट लिखा हुआ है। अगर log 1 प्लस एक्स का रिजल्ट है तो log 1 माइनस एक्स का भी रिजल्ट होगा। बट मैं बोलूँ कि क्या log 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स की नीड पड़ती नहीं? आपको पास इतना मैथमेटिकल फॉर्मेट है कि अगर आपको ये याद ना रहा तो आपको डिफरेंशिएशन करना भी आता है। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, किसी को अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी कोई इशू नहीं इतना बड़ा। और मैं पहले बोल रहा हूँ कि सीरीज एक्सपांशन कंडीशनल नहीं है कि यार ये तो पता होना चाहिए नहीं तो मेरा क्या होगा कल, ऐसा नहीं है, देखते जाना। ये log 1 प्लस एक्स का रिजल्ट है, log 1 माइनस एक्स का है, ये साइन इनवर्स एक्स का रिजल्ट है। इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है और बहुत कम लोगों को पता भी होता है कि साइन इनवर्स एक्स का रिजल्ट क्या होता है। ये तो कम ही लोग होते होंगे, साइन एक्स जान लो यही बड़ी बात है। तो ये जानने वाले कम लोग रहते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का रिजल्ट ये जानने वाले कम लोग रहते हैं। जब ये जानने वाले कम लोग हैं तो कॉस इनवर्स एक्स आपके पास π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स है, तो π/2 और साइन इनवर्स एक्स का भी रिजल्ट था तो वो लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स एक्स, ये मेरे को लगता है बहुत ही कम लोगों को पता रहता है, और जरूरत भी नहीं पड़ती किसी को बहुत उस सिचुएशन में डाल दिया जाए। ऐसा तो कभी हुआ नहीं आज तक की स्टोरी में, कैसी सिचुएशन में डाल दिया जाए कि ये ना पता हो तो क्वेश्चन ही ना बने, ऐसा कोई क्वेश्चन कोई फ्रेम भी नहीं किया। बट फिर भी जब मैं सीरीज एक्सपांशन की बात कर रहा हूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती उनकी बात मैं कर दे रहा हूं। अभी जब तक मैं एप्लीकेशन की बात नहीं करूंगा तब तक आपको वेट करना होगा। अच्छा, ये बाइनोमियल एक्सपांशन, अगर ये आपके पास बाइनोमियल एक्सपांशन अगर मैं बात करूं,
ये बाइनोमियल एक्सपांसन, ये बड़ा पॉपुलर है, 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एन एक्स, एन माइनस 1 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं n की जगह -1 पुट कर दूं तो n की जगह -1 पुट कर दो तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला बहुत यूज किए होंगे, इसको मैं इंपॉर्टेंट बोल देता हूं। लिमिट में उतना यूज नहीं होगा, लेकिन पूरे कैलकुलस की बात कर दी जाए, पूरे मैथ्स की बात कर दी जाए तो दिस रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट कि 1 प्लस एक्स की पावर -1 क्या होता है। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज़ पावर 4, ये हम यूज भी करते थे। तो पूरे मैथ्स में इसको यूज करूंगा। अभी लिमिट में इतना यूज नहीं भी हुआ तो भी ये बाइनोमियल एक्सपांसन है। अगर ये दोनों माइनस हो जाए तो पूरे टर्म्स पर प्लस हो जाते थे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि लिमिट में इंपॉर्टेंट है कि इन जनरल हमारा कैलकुलस के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस एक्स की पावर -2 लिखा हुआ है, ये देखो -2 था, 2 3 4, ये भी इंपॉर्टेंट होता था। ये पूरे कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, अभी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ। और अगर यहाँ पे अगर दोनों माइनस हो तो सब प्लस होता था। इतना बाइनोमियल एक्सपांसन में 4 रिजल्ट लोगों को पता होना चाहिए, ऐसा माना जाता है एक अच्छे स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये पता हो, ये पता हो, ये पता हो, ये पता हो। अभी हमको लिमिट में इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ की जरूरत पड़ेगी, और क्यों पता होना चाहिए उसकी बात भी कर लेते हैं। कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है सर? ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। ई रेज पावर एक्स का एक्सपांसन आपको पता है, ई रेज पावर माइनस एक्स का पता है, दोनों का ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, ये आंसर आ जाएगा। दिस द आंसर, ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों का ऐड कर दो, इन दोनों का पता ना आपको, ये आंसर आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स का रिजल्ट। साइन हाइपरबोलिक एक्स का रिजल्ट ई रेज पावर एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। ये कर दो आप, दोनों का एक्सपांसन लिख दो और फिर डिवाइड बाई 2, माइनस है मिडिल में, डिवाइड बाई 2, ये आंसर आ जाएगा द साइन हाइपरबोलिक एक्स। ओके, अच्छा कुछ नोट करके लिखे थे। log 1 आपको पता है कि 0 होता है, log e क्योंकि ln बेस e है ना, log e की वैल्यू 1 तभी है जब ये बेस e है, और इसी को आप log नेचुरल बोलते हैं, इसलिए ln e की वैल्यू 1 होती है। सब बता चुका हूँ, बट फिर भी log इन्फाइनाइट होता है, आपको पता है कि वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाती है वैल्यू होती है। log 0 की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट होती है। तो बहुत बेसिक बात है जो ऑलरेडी आपको पता है, तो नोट करके कोई नया चीज नहीं बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी पहले से पता था। आज तो मेरा सीरीज एक्सपांसन की बात थी कि आज सीरीज एक्सपांसन के टर्म्स है, ये सीरीज एक्सपांसन के टर्म्स है, तो मैं बताया। अच्छा, अब सीरीज एक्सपांसन पता अगर आपको है तो मैं थोड़ा सा बात भी कर देता हूँ, क्योंकि कई लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगेगा, और कई लोगों को इसलिए भी लगता है क्योंकि सर कितने रिजल्ट हो जाएंगे सर, जिंदगी में बहुत ज्यादा रिजल्ट हो जाएंगे। तो फिर मैं बोलूंगा बाइनोमियल पता होना चाहिए, बाइनोमियल पता होना चाहिए। और अगर आपको बाइनोमियल पता है तो इसमें एन की जगह आप वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो, एक ही पता है इसी में एन की जगह वैल्यू पुट कर दो। कॉस इनवर्स tan इनवर्स एक्स में दे दिया, लेकिन जरूरत नहीं है कि ये पता ही होना चाहिए। इवन log 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स की भी अभी नीड नहीं है, बट एक्सपोनेंशियल के टर्म्स पता हो, साइन पता हो, कॉस पता हो, टेन पता हो, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और फिर बाइनोमियल का टर्म्स ये। लेकिन मैं बता पूरे दिया क्योंकि सीरीज एक्सपांसन की बात कर रहा हूं। अब देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट है tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये हमारे पास है। एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, एग्जांपल 28 पे पहुंच गए कि सर tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब है। ध्यान से सुनते रहिएगा। अब मेरा थॉट प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो मैं पहला थॉट ले लेता हूं, थॉट 1 ले लेता हूं कि सर थॉट 1 क्या है। थॉट 1 क्या है, या बोल सकते हो कि स्टूडेंट 1। एक स्टूडेंट ऐसा है जो इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करना चालू किया, एक टीचर की बात कर लेते थे, एक्स टेंस टू 0 पुट किया, जैसे 0 पुट किया तो बोले tan x था तो ये 0 हुआ, sin x था 0 डिवाइड बाई 0 का क्यूब, तो बड़े सिंपली 0/0 फॉर्म आ गया, 0/0 फॉर्म आ गया। और जब 0/0 फॉर्म आ गया तो वो बोला कि मैं तो सर सिंपली सॉल्व कर लूँ। कैसे सर? tan x का sec स्क्वायर x होता है डिफरेंशिएशन, हाँ, और sin x का कितना होता है cos x, इतना आ गया, और सर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, सही है भैया। अब 0 पुट करो, sec 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये आ गया, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 माइनस 1 और डिवाइड बाई ये 0 का स्क्वायर, फिर से 0/0 फॉर्म आ गया, बिल्कुल सही है, फिर से 0/0 फॉर्म आ गया। तो लिमिट x टेंस टू 0, sec स्क्वायर x क्या होता है 2 sec x, और फिर sec x का sec x tan x। जब मैं फिर से sec x tan x बोलता हूं इसलिए sec स्क्वायर x हो गया, एक्चुअली sec x tan x था, लेकिन पहले से एक sec x है इसलिए sec स्क्वायर x, cos x का सर माइनस sin x, तो फिर प्लस sin x हो गया, और सर 3x स्क्वायर का 6x सर। अच्छा, अब x टेंस टू 0 पुट करो, tan 0 0 होता है, sin 0 0 होता है, और ये 0/, तीसरी बार 0/0 फॉर्म आया, तीसरे बार। ये पहले बार 0/, फॉर्म था, ये दूसरे बार 0/0 फॉर्म था, और ये तीसरे बार 0/0 फॉर्म। ये देखो जाए ध्यान से। तो अगर मैं बोलूं कि ठीक है लिमिट x टेंस टू 0 है
अब सोचो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 sec स्क्वायर एक्स और 10x का कितना होगा, sec स्क्वायर एक्स। तो पहले से 2 sec स्क्वायर एक फंक्शन हुआ, दूसरा फंक्शन ये हुआ, तो 2 sec रेज़ पावर 4 आ गया, क्योंकि 10x का sec स्क्वायर एक्स होता है। फिर प्लस 2 sec स्क्वायर एक्स का कितना होगा, 2 10x तो बच गया। 2 10x के बाद sec स्क्वायर एक्स का कितना आ गया, sec स्क्वायर एक्स का 2 sec x और sec x 10x, तो sec स्क्वायर एक्स हो जाता है और 10x हो जाता है। इतना सारा टर्म ध्यान से देखा जाता तो 2 इंटू 2 4 sec स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स। अच्छा, sin x का कितना हो गया, cos x हो गया। इतना दिखा आपके पास, यस सर। और 6x का कितना हो गया सर, 6 आ गया सर, ये सर 6 आ गया। ये अगर मैं बोलूं कि अब पुट करो x टेंस टू 0, तो सर ये पहला तो सर sec 0 1 होता है, इसलिए 2 आ जाएगा। दूसरा 10x 0 0 हो जाता गया, और वो cos x x 0 पे 1, तो 2 और 1 3, 3/6 आ रहा है। तो देखो जरा ध्यान से सर, 3/6 आ रहा है, बिल्कुल सही सर, 3/6 मतलब आंसर सर 1/2, 1/2 आंसर। तो ये वो पहला थॉट कि मेरे को एल हॉस्पिटल रूल आता है और ये मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को डिफरेंशिएट करने में। इसका मतलब है मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। किसमें, कभी कभी व्यक्ति इसी में परेशान हो जाता है एक नॉर्मल स्टूडेंट की, सर मेरे को ना सर ये अच्छा नहीं लगा सर, बस क्या अच्छा नहीं लगा भैया, सर sec स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, क्योंकि सर sec स्क्वायर एक्स पहले तो हो जाएगा 2 sec x, अब फिर से sec x का डिफरेंशिएशन जो sec x 10x होता है, ये वाला अच्छा नहीं लगा सर, क्योंकि सर ऐसा करने से सर ये बड़ा सा टर्म बन गया था 2 sec स्क्वायर एक्स 10x, मतलब d/dx sec स्क्वायर एक्स का आंसर ये है क्या, 2 sec स्क्वायर एक्स 10x। ये अच्छा नहीं लग रहा था सर। अब अच्छा नहीं लग रहा था तो कैसे करें, बट एक ये थॉट है किसी एक स्टूडेंट का, किसी एक टीचर का, 0/0 फॉर्म एल हॉस्पिटल रूल। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि सर थॉट 2 की बात करते हैं, थॉट 2, और मैं बोल देता हूं किसी स्टूडेंट का थॉट नंबर 2, ठीक है। वो बोलता है कि सर मैं क्या चाहता हूं सर, कि ना मैं बहुत सारा कुछ करना चाहता हूँ, मतलब ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से यूज करने का मेरा मन है। 10x था तो मैं इसको लिख दिया सर sin x बाई cos x, लिख सकते हैं यस। ये कितना था सर, माइनस sin x, फिर बिकॉज ये सर एक्स क्यूब से, ठीक है सर। लिमिट x टेंस टू 0, तो sin x को कॉमन ले लेते हैं, sin x बाई cos x था, तो cos x सर उधर चला गया, sin x कॉमन लिए, cos x एलसीएम हो गया, sin x cos x हो गया, sin x एलसीएम लिए तो 1 माइनस cos x हो गया सर। cos x एलसीएम लिए तो sin x बचा, माइनस sin x cos x हो गया, और cos x नीचे आ गया, और एक्स क्यूब भी था, एक्स क्यूब cos x, इतना है यस सर। अब मेरे को ये क्लियर होना चाहिए कि cos 2x क्या होता है सर, cos 2x होगा सर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये तो cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर एक्स कितना हो गया, ये आपके पास हो गया इतना, या cos 2x कितना होता है सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ये यूज कर लेते हैं कि 2 साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया सर, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया 1 माइनस cos 2x। अगर मैं बोलूं कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना होगा, अच्छा ये होगा 1 माइनस cos x, 2x की जगह x हो गया, यहां तक पहुंचे अपन। अच्छा, इसको बोलते खूब मैथ्स जानना, खूब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को एंजॉय करना। सर साइन एक्स था यहाँ पे, हाँ, तो देखो क्या क्या बचा सर, एक्स तो मैं सर साइन एक्स जो है ना सर, जो ये साइन एक्स है, इसके साथ एक एक्स लिख लेता हूँ सर, तो एक्स स्क्वायर बच गया। अच्छा, और सर ये जो cos x है ना, इसको 1 ले जा लेता हूँ तो sec x हो गया, ये दूसरा टर्म सर। यहाँ से एक्स स्क्वायर बचा है, यहाँ से ये गया, यहाँ से भी गया। 1 माइनस cos x कितना आया सर, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आया ये, और यहाँ कितना बचा था सर, एक्स स्क्वायर बचा था, ये इतना बचा था। अब एक्स टेंस टू 0 है और मेरे पास 3 फंक्शन बना लिया। अच्छा, मेरे को ये पता होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए मेरे को सर, मेरे को ये पता होना चाहिए, अगर मैं ध्यान से बोलूं कि सर साइन एक्स बाई एक्स लिमिट, अच्छे से लिख देता हूँ यार इसको सर, छोटी छोटी बातें क्या क्या पता होना चाहिए मैथमेटिकली सर, मैथमेटिकली ये पता होना चाहिए कि लिमिट
x टेंस टू 0 sin x by x लिमिट x टेंस टू 0 sin kx अपॉन kx sin x by x 1 sin kx by kx है तो भी बहुत सेम है ना वैल्यू लिमिट x टेंस टू 0 sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर ये सैम्पलिंग स्क्वायर होते हैं 1 लिमिट x टेंस टू 0 द साइन स्क्वायर kx अपॉन kx का होल स्क्वायर इज ऑलवेज 1। ये सब बातें आपको फिर पता होना चाहिए जब आप बोल रहे हो कि सर मैं सेकेंड थॉट लगाने वाला हूँ, तो फिर आपको मैथमेटिकली सब आपको फिर बहुत अच्छा पता होना चाहिए। अच्छा मेरे पास टाइम था साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 था, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर था। मेरे पास जो टर्म था लिमिट एक्स टेंस टू 0 टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 यही था, डिवाइड बाई कितना था एक्स स्क्वायर था ये। अब साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 था तो मेरे पास फिर एक्स बाई ये था आपके पास। इसका मतलब है कि मैं इसको कैसे लिख लूं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 था, 1 कब बनेगा सर, 1 तब ये बनेगा जब x बाई 2 का होल स्क्वायर होगा, 1 बन जाएगा। तो x इसके पहले से ये 4 था, ये डिवाइड बाई 4 है ना आपके पास, तो देखो ध्यान से देखो जरा, ये 4 था तो ऊपर 4 चला गया, ये 4 था ना ऊपर 4 चला गया, तो यहाँ सर 4 का मल्टीप्लाई कर लो, तो मैंने जो किया ये 4 और ये 4 बिल्कुल सर। अच्छा इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि लिमिट x टेंस टू 0, ध्यान देना ये पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया, दिस द 1, तो ये 2 ये पूरा 1 और ये सर 1 बाई ये 4, मतलब फाइनली आंसर इज 1/2 है इसका आंसर। अच्छा मैं इस जगह पे आया, मैं बोले यार मेरे को यहाँ पे आंसर लिखने की अगर बारी है कि क्या मेरे को लिखना है, तो ध्यान देखो x0/0 ये 1 हो गया, यस सर। सेक एक्स की वैल्यू सर सेक 0 1 होता है 1, और ये पूरे की वैल्यू कितना आ गया सर 1/2, आंसर विल बी 1/2, यही आंसर था 1/2। देखो जरा ध्यान से, इसके लिए मेरे को खूब मैथ्स यूज करना पड़ा, खूब अच्छे से मैथ्स यूज किया, फिर मेरे को ये थॉट नंबर 2 था मेरा, जिसमें कि मैं पूरा फ्रेम किया, स्ट्रक्चर फ्रेम किया। ऐसे जो ये थॉट नंबर 2 है ये तब आता है जब आपका सोच का दायरा बहुत फास्ट होता है और बहुत ब्रॉड भी होता है, फास्ट भी और ब्रॉड भी, कि आपको लग रहा है ये करूंगा ये करूंगा। अच्छा उस केस में जब आप बड़े कंफर्टेबल हो कि सर ये मेरे को सब पता है सर, मैं तो ढूंढ ही रहा था, नहीं था तो बना लिया, मैं ढूंढ ही रहा था नहीं था तो बना लिया। एक अच्छे मैथमेटिक्स जो सॉल्व करते हैं, जो लोग को बहुत मैथमेटिकली चीजों पे जो बहुत लाइक करते हैं, उनका स्टाइल सेकंड हो सकता है। कई बार एक स्टूडेंट को ये पसंद ना आए कि सर इतना नहीं सोच पाऊंगा सर, मैं तो यही फंस जाता हूं, मैं तो इसी में डाउट आ जाता हूं सर कि cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x है, जबकि दोनों सही है। सर मैं तो ये सोच लेता हूं कि ये पहले ये बाद में, या ये पहले ये बाद में, तो सर बचपन से सर इसी में परेशान हूं सर कि 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x या 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1, दोनों गलत है, अभी दोनों सही है। ओके ठीक है, इतना हमारे पास है। ओके तो हमारे पास अगर मैं ध्यान से देखूं कि मेरे पास जो क्वेश्चन था वो ये था, लिमिट x टेंस टू 0 ये था हमारे पास, और tan x माइनस साइन एक्स अपॉन tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू, ऐसे ही था हमारे पास, यस ये था। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास बात करना, और मैं बोल रहा हूं कि थॉट 3 की बात करते हैं, थॉट 3 या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस तरीके से सोचना चाहते हैं, कैसे सर, लिमिट x टेंस टू 0 ये सर tan x है सर, tan x, फिर मेरे को tan x का यार एक्सपांसन पता होना चाहिए, tan x का क्या पता होना चाहिए मेरे को, एक्सपांसन पता होना चाहिए कि x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 x रेस्ट पावर 5, ऐसा करके लिखे थे ना हम लोग, 2/15 था x रेस्ट पावर 5, ऐसे करके आपके पास था, एंड सो ये tan x का है, ये tan x का है, देख लेते, एक्सपांसन था हमारे पास, यस सर, ये था सर 2/15 x रेस्ट पावर 5, यही था सर, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 x रेस्ट पावर 5, और फिर सर साइन एक्स का था तो साइन एक्स का ये वाला सर x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ये देखो देखो ये लिखने वाला हूँ। इसका मतलब है कि सर इस थर्ड तरीके में पूरे तरीके से इस बात पे बेस्ड बातें हैं
कि मेरे को ये एक्सपांसन पता है कि नहीं। तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको ये एक्सपांसन पता है या जो पसंद करते हैं कि सर मैं तो सर एक्सपांसन सर हाँ, खेल लूँगा सर, ठीक है। तो उनकी बात चल रही कि ठीक है भाई आप खेल लो ना। तो माइनस, जब मैं बोल रहा हूँ कि साइन एक्स क्या होगा, तो एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ऐसे करके चल रहा है ये और डिवाइड बाई एक्स क्यूब ये। अच्छा ध्यान से देखना, ये लिखा मैं 10x, वो लिखा sin x। अच्छा x कैंसिल आउट हो गया। सबसे पहली बात है कि ये वाला x इस वाले x से कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा सर, एक्स क्यूब बाई 3 बचा और वहां पे भी बचा प्लस हो गया एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। और एक्स क्यूब से जब मैं डिवाइड करूंगा, अब सोचो एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब से जब मैं एक्स क्यूब यहां से कॉमन निकाल लूं, एक्स क्यूब कॉमन निकाल लूं, तो पता है आपके पास क्या होगा, ये एक्स क्यूब से या तो एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो या तो एक्स क्यूब कॉमन निकाल दो। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो क्या होगा पता आपके पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये एक्स क्यूब निकला, नीचे से भी एक्स क्यूब था, क्या बचा सर एक्स क्यूब एफ में 1/3 बचा और 1/3 फैक्टोरियल बचा, ये इतना बचा आपके पास। अब एक्स क्यूब बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2/15 एक्स स्क्वायर हो गया, ये फिर इधर भी आपके पास एक्स क्यूब निकाले थे तो एक्स क्यूब बाई 5 फैक्टोरियल हो गया, ये माइनस के साथ आ गया इधर एक्स स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल। अच्छा इनके सब वैल्यू का कोई इसका औचित्य नहीं है। क्यों औचित्य नहीं है, क्योंकि जब एक्स टेंड्स टू 0 पुट करूंगा तो सब 0 हो जाएंगे, एक्स टेंड्स टू 0 है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, जो कॉमन जो नीचे जो टर्म्स है उससे कैंसिल आउट जो टर्म्स होगा वो बचेगा। तो सर बचेगा क्या, बचेगा ये वाला टर्म्स, अगर कोई ध्यान से देख रहा है तो एक्स क्यूब, और बचेगा आपके पास 1/3 फैक्टोरियल, माइनस से तो प्लस हो गया। मतलब फाइनली आंसर क्या बचा सर, आंसर बचा 1/3 इसका वैल्यू ये, और वो बचा 1/3 फैक्टोरियल, माइनस नहीं प्लस, क्योंकि मिडिल मिडिल माइनस था। 1/3 तो 1/3 होता है और 1/3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है। एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, 3 तो 2 आ गया, 6 का 1 आ गया, 3/6 और आंसर इज 1/2। ये हो गया आपके पास सीरीज एक्सपांसन। ये देखो ये सीरीज एक्सपांसन, लेकिन ये कंडीशनल क्यों है, इसलिए कंडीशनल है कि फिर आपको सच में 10x पता हो। अगर आपको 10x नहीं पता, आपको sin x नहीं पता, तो आप ये क्या करोगे, ये तो कर ही नहीं सकते आप। इसको बोलते हैं सीरीज एक्सपांसन। फिर आपको लग रहा है अच्छा अब जब तीनों चीज पता चल गया, तब अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मजा किस में आ रहा है, कि आपको मैथमेटिकल फ्रेम करने में मजा आया, या आपको लगा कि सर मैं डिफरेंशिएशन ही अच्छा सीख लेता हूं और 0/0 लगा लूंगा सर। दिस आपकी चॉइस है। लेकिन कई बार क्वेश्चन की मांग होती है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है कि कभी कभी कुछ तरीके से क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं, इसलिए लोग बोलते हैं कि कुछ तो पता ही होना चाहिए। एटलीस्ट एक कैलकुलस के स्टूडेंट को sin x, cos x और tan x का एक्सपांसन तो पता होना चाहिए, ये माना जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट फिर से आपके पास है। अब हम पहुंच चुके हैं एग्जांपल नंबर 29 में। x माइनस साइन एक्स है अपॉन एक्स क्यूब है। अगर मैं बोलूं कि सर मैं सोचना चालू करता हूं, थॉट 1 की बात करता हूं, और स्टूडेंट 1 कोई स्टूडेंट है या कोई टीचर भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि चलो ठीक है, एक्स टेंस टू 0 पुट करूंगा कितना होगा सर, 0 माइनस साइन 0 0 डिवाइड बाई 0 का क्यूब। सर तो 0/0 फॉर्म हो गया, 0/0 0 ही होता है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट होता है, तो 0/0 फॉर्म, ठीक है सर। ओके सर, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, सर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, और सर एक्स क्यूब का सर 3x स्क्वायर, ये 0/0 फॉर्म था पहला। अब एक्स टेंस टू 0 पुट करो, cos 0 भी 1 होता है, 1 - 1 0, 1 - 1 0 डिवाइड बाई ये, तो सही तो 0/1 - 1 था, cos 0 1 था, तो 1 - 1 0 डिवाइड बाई 0, 0 0 0/0 फॉर्म। एक बार और आ गया, यस सर एक बार और आ गया, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब सर 1 का 0 सर, cos x का माइनस साइन एक्स तो प्लस साइन एक्स हो गया, तो साइन एक्स अपॉन 3x स्क्वायर था सर 6x आ गया, 0 पुट करो सर, साइन 0 0 6x तो 0, सर 0/0 फॉर्म, तीसरे बार 0/0 फॉर्म आ रहा है। कितने बार भी आया, जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होगा तब तक तो हम सॉल्व करते रहेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन एक्स का कितना cos x सर, और 6x का सर 6 सर, पुट कर दो भी x 0 से, cos 0 1 होता है और 6 1/6 इज द आंसर, तो 1/6 आंसर इसका। 3 बार एल हॉस्पिटल रूल लगा, यस सर 3 बार एल हॉस्पिटल रूल लगा। अगर मैं बोल दूं कि अगर मैं इसको ऐसा करता तो
ऐसा करता तो मतलब सेकंड थॉट अगर लेता कि x टेंस टू 0 ये x है, माइनस साइन x का आपके पास कितना होता है, x माइनस साइन x का एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स रेस पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ये डिवाइड बाई क्या एक्स क्यूब। यहां देखना लिमिट x टेंस टू 0, एक्स एक्स कैंसिल आउट, यस सर, ये एक्स एक्स कैंसिल आउट, माइनस अंदर ले जाओ, यस सर ले जा लेते, क्या बचा सर एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, हाँ, माइनस एक्स रेस पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, फिर प्लस ये माइनस आपके पास था तो डिवाइड बाई एक्स क्यूब। अब आपको पता है कि देखो यार एक्स क्यूब में तो एक्स टेंस टू 0 पुट करोगे तो सिर्फ यही कांस्टेंट आने वाला है, बाकी सब तो टर्म 0 हो जाएंगे। मतलब आंसर क्या आने वाला है, तो पहला वाला जो आने वाला है ना यही वाला आंसर सर, ये दिस वन, ये क्योंकि एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया जाएगा और बाकी डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स टेंस टू 0 है तो बाकी सब 0, 1/3 फैक्टोरियल आंसर, उसके बाद तो पूरे आंसर आपके पास 0 0 सब ऐसे होते जाएंगे। 1/3 फैक्टोरियल कितना होता है सर, 1/6 होता है सर, आंसर आ गया। ओके ये तो आंसर ही आ गया, साइन एक्स का बस एक्सपांशन पता होना चाहिए, दिस वन इज इंपॉर्टेंट कि साइन एक्स का आपको पता, आप साइन एक्स आपको नहीं पता तो आपके काम का नहीं है। यस सर, ये ठीक है भाई, एक्स माइनस साइन एक्स अपन एक्स क्यूब था। सर इसको आप ऐसा नहीं बोल सकते क्या, कैसा कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, और सर मैं इसको ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ, आप बोलते थे ना सर एक्स कॉमन ले लिया करो, हाँ, और 1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स हो गया, और सर ये एक्स क्यूब कॉमन लिए तो सर ये तो एक्स कैंसिल आउट हो गया, 1/x स्क्वायर और एक्स टेंस टू 0 पुट किया सर, तो इसका डिग्री सर 1, इसका डिग्री 1 और इसका डिग्री कितना, इसका डिग्री 3, तो सर इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 3 है, तो डिग्री तो इसका ज्यादा है सर, तो आंसर, और आंसर की वैल्यू तो फिर सर 0 हो जाना चाहिए सर, डिग्री ज्यादा है तो है सर, डिग्री सर इसका ऊपर 1 इसका 3 है तो आंसर 0 हो जाना चाहिए। ये पता आपके पास, आपको क्लियर है कि कुछ बातें आपको पता होती है और आप उसको गलत तरीके से ट्रीट करते हो, ये पूरा थॉट ही गलत है। सर क्यों सर, इस टाइप की चीजें तो आप करते थे, आप बोलते थे ऊपर का ऑर्डर देख लो क्योंकि सब कंटीन्यूअस फंक्शन है, पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स, एक्स इज द पॉलिनोमियल, साइन एक्स में कोई सुनी ट्रिग्नोमेट्रिकल कंटीन्यूअस फंक्शन, एक्स क्यूब आपके पास पॉलिनोमियल, तो सर ऐसा तो आप बोलते थे नहीं, आप ध्यान देना इस बात पे। मैं बोलता था अच्छा इसमें अगर आप ऐसा अगर आप करोगे तो पता आपके पास, ऐसा अगर आप करने जाओगे तो पता चीजें कैसे टफ होती जाएगी। अगर आप ऐसा करोगे तो एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो एक्स बाई एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर आ जाएगा, साइन एक्स बाई एक्स क्यूब आ जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है, क्या है इंटरेस्टिंग बात, इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्स टेंस टू 0 है, ये सब पूरा तरीका गलत है, ये सब करते ही नहीं है, ये जो डिग्री और डिग्री देखने वाली बातें तब करते, पता है, इफ लिख रहा हूं मैं, अगर ये क्वेश्चन ये होता लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, बिल्कुल मैं बोलता कि इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 3 है, नीचे का डिग्री 3 है, आपके पास आंसर विल बी 0, चाहे कुछ भी कर लो, फिर मैं बोलता आंसर 0 होगा। आपको अगर किसी को दिखाना है कि हाउ 0, तो आप एक्स कॉमन ले लो, 1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स कर लो, ये और डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ये पता आपके पास दिस टर्म विल बी 0, ये टर्म 0 हो गया, साइन एक्स की वैल्यू एक रेंज होता है -1 to 1 डिवाइड बाई एक्स, एक्स इनफाइनाइट है, फाइनाइट डिवाइड बाई इनफाइनाइट, दिस टर्म इज इक्वल टू 0, दिस टर्म इज इक्वल टू 0, ये डिवाइड बाई एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है तो आंसर विल बी 0, तो ये 1 माइनस 0, तो ये आपके पास सिर्फ 1 बचा और एक्स एक्स कैंसिल आउट हो 1/x स्क्वायर, तो फाइनली आंसर इज 1/x स्क्वायर, और लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है, आंसर विल बी 0, इस क्वेश्चन का आंसर 0 होता। आप देख के भी बता सकते थे कि सर इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 3 है, तो आंसर 0 होगा, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट, सिर्फ लिमिट चेंज करने से क्वेश्चन अलग होता है। हाँ भाई लिमिट ही पढ़ रहे हो आप, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं पे भी कुछ सोचो कि आप सोचो कि सर ऐसा तो कुछ करते थे सर, अरे भैया लिमिट भी देख लेना, लिमिट भी देख लेना, लिमिट भी देख लेना। अगर एक्स टेंस टू इनफाइनाइट होता तो इससे अच्छा कोई अप्रोच नहीं होता, हो गया क्वेश्चन, आंसर 0, एक्स टेंस टू 0 था आपके पास, तो फिर डिग्री विग्री नहीं देखते आप, एक्स टेंस टू 0 है, डिग्री विग्री नहीं देखते आप, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है तब पॉलिनोमियल्स का डिग्री देख सकते हो आप। ओके
तो थर्ड तरीका ये सोचना और ये सब कुछ। नहीं तो फिर आपके पास अभी क्या होगा, x टेंड्स टू जीरो आपके पास, तो फिर देखो आपके पास ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा, फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, फिर सॉल्व करोगे, आपके cos x आ जाएगा, 1 माइनस cos x आपके पास करोगे, तो फिर cos 0 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0 0 हो जाएगा, फिर ये वाले में 0/0 फॉर्म आएगा, तो फाइनली 0/0 फॉर्म ही चल के सॉल्व होगा ये, याद रखिएगा इस बात को। ओके सर, हाँ आंसर 1/6 ही है, चाहे कुछ भी कर लो आप। ओके, बट ऐसा कुछ सोचना और सोच के गलत सोचना और गलत को और गलत करना, तभी कुछ हो सकता है। तो फिर मैं बताया आपको कि ऐसा हम किए हैं, बट x टेंड्स टू इनफाइनाइट था, जहां पे हम पॉलिनोमियल्स का डिग्री वगैरह देखते थे, इसलिए कि हमारा काम हो सके कि यार ये मतलब होता है इसका। ओके, अब आपके पास एग्जाम्पल नंबर 30 क्या है क्वेश्चन, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस बी cos x प्लस c sin x अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ a माइनस बी प्लस c। इसकी वैल्यू बताना है कि a माइनस बी प्लस c की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब क्या करो, इस वीडियो को पॉज करो, इस वीडियो को नहीं, तुमको नहीं करना है, इनको बोल रहा, इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, इसको रोको, पेन पेपर निकालो, इसको सॉल्व करो, और मेरे को लगता है कि आप जरूर फॉलो करोगे। मतलब आप अभी वीडियो को रोकोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और इसका आंसर दोगे a माइनस बी प्लस सी, फिर कमेंट्स करोगे और फिर वीडियो को आगे बढ़ा के चेक करोगे कि जो आप आंसर दिए हो वो आंसर सही है कि नहीं, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। इसको बोलते हैं ऑनेस्टी, कि मतलब आप सॉल्व किए, वीडियो को आगे नहीं बढ़ाए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ रोकने को, आप वीडियो को आगे नहीं बढ़ाए मेरे बोलने के कारण, और फिर सॉल्व किया, जो भी आंसर आया, अभी आंसर आपको नहीं पता है, इसका मतलब नहीं कि आगे बढ़ के आंसर क्रॉस चेक किया, सही आया तो फिर बोले सर मेरा सही आया था, और जो गलत वाले कमेंट नहीं किए, क्योंकि अभी आपको आंसर नहीं पता है। आप सॉल्व करो जो भी आंसर, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, कि आप सॉल्व करो, अच्छे सॉल्व करो। कौन बोल रहा है कि कितने सेकंड में सॉल्व करना है, सॉल्व करो अच्छे से, और कॉन्फिडेंस के साथ a माइनस बी प्लस सी का आंसर लिखो कमेंट सेक्शन में, और उससे खुद अपने आप को चेक करो कि मैं कमेंट्स लिख चुका हूं, अब वीडियो को फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं, और अब वीडियो को कंटिन्यू करने के बाद मेरा आंसर और सर का आंसर सेम है कि नहीं, और अगर है तो यस इट्स गुड थिंग, नहीं है तो फिर देखो कहां मिस्टेक किए थे। ओके, ये करना आपको। चलो, तो अब आप कमेंट सेक्शन में अपना इसका कमेंट्स लिख दिए होंगे, a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू बता दिए होंगे। अब मेरी बात सुन रहे हो, क्या मेरी बात सुन रहे हो? जब मैं बोल रहा हूँ कि चलो सॉल्व करते हैं अपन, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, उसकी वैल्यू फाइनाइट वैल्यू दिख रहा है, अगर x टेंड्स टू 0 पुट कर दूंगा तो क्या होगा, x टेंड्स टू 0 अगर मैं पुट कर दूंगा तो क्या होगा, cos 0 1 होता है, तो a प्लस बी और sin 0 0 होता है, तो 0 ही हो गया, तो a प्लस बी प्लस 0 डिवाइड बाई 2x, और सोचिए 2 के बराबर है, 2 के बराबर है, तो आप x टेंड्स टू 0 पुट करोगे, और अगर a प्लस बी अगर आपके पास फाइनाइट है, तो फाइनाइट डिवाइड बाई 0 पुट करोगे तो ये तो इनफाइनाइट आ जाएगा नॉर्मली, या तो फिर अनडिफाइंड, x टेंड्स टू 0 है ना यार, इसका मतलब है कि 0/0 फॉर्म बनना चाहिए। 0/0 फॉर्म होने के लिए क्या जरूरी है, x टेंड्स टू 0 है, फॉर 0/0 फॉर्म क्या होना जरूरी है, फॉर 0/0 फॉर्म क्या जरूरी है सर, जरूरी ये है कि a प्लस बी की वैल्यू 0 हो, a प्लस बी की वैल्यू 0 हो सर, अगर a प्लस बी की वैल्यू 0 होगी तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है सर। a प्लस बी की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सर a और b की वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट होगी, a की वैल्यू माइनस बी या b की वैल्यू माइनस है, ये होगा सर। ठीक है, ये पता चला, बस ये पता चला। ओके, अब अगर 0/0 फॉर्म आ गया तो अगला स्टेप क्या होता है सर, अगला स्टेप होता है जब 0/0 फॉर्म आ रहा है, आंसर भले चाहे 2 लिखा हुआ है, अब 0/0 फॉर्म आ रहा है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0, a का डिफरेंशिएशन 0 और b cos x का माइनस b sin x और c sin x का c cos x, ठीक है, c cos x और सर x स्क्वायर का 2x। अच्छा, ये x टेंड्स टू 0 पुट किए थे ना, तो x स्क्वायर था, वो डिफरेंशिएशन क्यों कर दिए थे अपन, ये जबरदस्ती डिफरेंशिएशन कर दिए थे, ये एक मिस्टेक कर दी थी, ये डिफरेंशिएशन क्यों होगा, ये तो x टेंड्स टू 0 पुट किए थे ना अपन, ये एक मिस्टेक था, x स्क्वायर ही था ये, हम तो x टेंड्स टू 0 पुट करके गए ना, तो 0 पुट किया तो a प्लस बी अपॉन प्लस सी 0 हो गया, साइन 0 कर रहा हूँ, 0 का स्क्वायर, तो 0/0 फॉर्म बनने के लिए a प्लस बी 0 होना चाहिए। अब सही है, अब 0/0 फॉर्म इक्वल टू आंसर 2 अलग बात है। अब मैं फिर से इसको जब मैं डिफरेंशिएट किया पहली बार तो ये आंसर आया, अब आपके पास आंसर तो 2 है, ये क्लियर ही है। अब सोचो कि अगर मैं पुट कर रहा हूँ 0 तो क्या आएगा, तो 0 हो गया सर, और cos 0 1 होता, c बचा सर, c अपॉन क्या बचा 2 × 0 सर, तो c/0 इक्वल टू 2 सर। तो सर ये सर फाइनाइट आने के लिए c का 0 होना जरूरी है सर, 0/0 फॉर्म के लिए क्या जरूरी है, 0/0 फॉर्म कब आएगा, when c इक्वल टू 0 सर, ये बिल्कुल सही बात है, अगर c 0 है तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा,
इसका मतलब आपको एक आंसर मिल गया कि सी की वैल्यू 0 है। अब 0/0 फॉर्म अगर आपके पास है तो आप क्या करोगे? अच्छा, अब क्या करेंगे, तो मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा। C0 आ चुका है, लिमिट x टेंस टू 0, ये माइनस बी साइन एक्स क्या होगा? माइनस बी कॉस एक्स होगा, और c cos x क्या होगा? माइनस सी साइन एक्स होगा, डिवाइड बाई क्या होगा? जो 2x था वो 2 हो गया, इक्वल टू 2 तो है, ऑलवेज इक्वल टू वो लिखना है जो लिमिट की वैल्यू है। अब x टेंस टू 0 पुट करो, क्या हो गया सर? माइनस बी सी साइन 0 0 माइनस बी बाई 2 इक्वल टू माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 2, इतना बचा। तो सर b की वैल्यू कितना आ रहा है? b की वैल्यू -4 आ गया, b की वैल्यू -4। देखो ध्यान से, अगर मेरे पास b की वैल्यू -4 है, if b इक्वल टू -4 है और c तो 0 था, a की वैल्यू कितना था? माइनस बी के बराबर, तो a की वैल्यू कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो फिर सर a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगा? a की वैल्यू 4 माइनस बी की वैल्यू फिर 4, 4 माइनस 4 नहीं, 4 प्लस 4, वो b की वैल्यू है, माइनस बी प्लस 4 होगा, और c की वैल्यू 0, तो 4 प्लस 4 प्लस 0 8 आंसर है। तो जिसका भी 8 आंसर आया होगा इज वेरी वेरी गुड। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, जिन लोगों का भी 8 आंसर आप कमेंट सेक्शन में, जो लोग भी 8 लिखे थे, इट्स गुड थिंग। ऐसे ही क्वेश्चन गेट का आएगा। अगर मैं बात करूं कि ये क्वेश्चन कैसा है, ये एग्जैक्टली गेट के समान है, एग्जैक्टली जो आईटी के प्रोफेसर को पसंद है कि हम पूछेंगे ऐसा, एग्जैक्टली गेट स्टाइल, एग्जैक्टली गेट स्टाइल है, उनको ऐसा एग्जैक्टली पूछना पसंद है, कांस्टेंट के साथ में, एग्जैक्टली गेट स्टाइल। तो आपका 8 आंसर आया तो अच्छी बात है। लिमिट आप पढ़ रहे हो, आपको सोचने का तरीका भी आता है, देखने का तरीका भी आता है, आप सॉल्व कर लिए। ठीक है, जिन लोगों का गलत आया होगा, जिन लोगों को बना नहीं होगा, ऐसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी से ना बना हो, बट जिन लोगों का गलत आया होगा वो कैलकुलेशन देखना कि कहां गलत क्यों। ठीक है, ये 2001 आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन था कि बोले कि लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, अगर इस फंक्शन में x अप्रोचेस π/2, मतलब आपको बताना है x टेंस टू π/2 और f ऑफ x, इसकी वैल्यू बताना है, ये क्वेश्चन। अब f ऑफ x क्या है? बोले f ऑफ x ये है सर। अब π/2 पुट करूँ, देखो π/2 पुट करते जाऊंगा तो मैं तो फिर परेशान हो जाऊंगा, π/2 पुट कर रहा हूँ क्या हो रहा है करके। अच्छा, ये इस बात पे बेस्ड है क्या? इस क्वेश्चन सिर्फ इतने सी चीज पे बेस्ड था कि वी नो दैट, क्या वी नो दैट कि सर x माइनस x3/3 x5/5 ये साइन x होता है, बस वी नो दैट कि दिस इज द साइन x। और जब मेरे को कोई बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू π/2 और f ऑफ x, इसका मतलब है वो पूछ रहा है लिमिट x टेंस टू π/2 साइन x, वो ये पूछ रहा है। अब साइन x में अगर π/2 पुट करोगे तो साइन π/2 तो 1 होता है, π/2 इज द रेडियन, डिग्री में 90, 1 आंसर। तो बस ये क्वेश्चन खत्म, इसका आंसर 1 था, डी आंसर दिल्ली। तो लिमिट पता, अब कोई बोलेगा कि सर मैं तो सोच रहा था कि सीरीज एक्सपांशन की नीड ही नहीं है सर। अच्छा, अब आपको लग रहा है सीरीज एक्सपांशन की नीड नहीं, अब सोचो जिसको नहीं पता होगा, कि साइन एक्स है, तो फिर वो क्या कर रहा होगा? सोचो वो क्या कर रहा होगा। पूरे तरीके से क्वेश्चन इस बात पे बेस्ड है कि ये दिया क्या है। तो ऐसा तो सर कल cos x भी आ सकता है, हाँ भाई। सर ऐसा तो tan x भी आ सकता है, हाँ भाई। सर ऐसे में तो साइन इनवर्स cos इनवर्स, अरे नहीं भाई, इतना भी अति नहीं करेंगे। तो इसलिए बोला कि sin x, cos x और tan x, तीन बातें पता होना जरूरी है। ये 2001 आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन था। ये 1993 आईआईटी बॉम्बे का क्वेश्चन है और ऑलरेडी सॉल्व है क्वेश्चन, ऑलरेडी सॉल्व, हाँ ऑलरेडी सॉल्व है। एल हॉस्पिटल रूल लगाए थे 3-4 बार, ऑलरेडी सॉल्व है, ऑलरेडी सॉल्व है। ऑलरेडी सॉल्व है, आपकी कॉपी में देखोगे तो दिख जाएगा। फिर क्यों लिया? इसलिए लिया कि अगर मैं बोलूं कि चलो ऑलरेडी अगर सॉल्व है, तो क्या मैं ऐसा सोचूं क्या कि अगर मेरे को सिर्फ किसी को सीरीज के बारे में पता है और वो सोच रहा है कि इतने बार सब 0/0 फॉर्म, एक्चुअली ध्यान से पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म, और बहुत बार आएगा 0/0 फॉर्म, बड़ा सा कैलकुलेशन गया था, आपकी कॉपी में है, मतलब मेरे इसके प्रीवियस लेक्चर में। तो सर मैं अगर बोलूं कि क्या क्या आपके पास होता, तो ई रेस पावर एक्स मेरे को पता है, हाँ मेरे को ई रेस पावर एक्स की वैल्यू पता है। ई रेस पावर एक्स क्या होता है सर? 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल, ऐसा चलते जाता है सर। ये ई रेस पावर एक्स की वैल्यू, और क्या है सर? cos x है सर। cos x क्या होता है? cos x सर इवन फंक्शन होता है, 1 - x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल माइनस x⁶/6 फैक्टोरियल। ये आपके पास है cos x का, ये
1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, यही आपके पास था, यही हमारे पास था। देखो पहले मैं चले जाता हूँ, अपने पास था ना cos x वाली बातें, जब मैं आपको सीरीज एक्सपांसन की बात बता रहा था तो sin x था, cos x था, cos x को अपन यूज नहीं किया एक बार, कोई इशू नहीं है। ये था, ये लिखा 1 माइनस एक्स के बाद 2 फैक्टोरियल एक्स पावर 4, ये लिखे थे अपन, यस सर ये लिखे थे, ठीक है। हाँ तो अब मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि देखो अगर मेरे पास पूरे फंक्शंस के बारे में मैं जानता हूँ तो क्या ये इजीली सॉल्व हो सकता है। अगर मैं सीरीज एक्सपांसन के एडवांटेज की बात करूं कि सीरीज एक्सपांसन को मैं कैसे यूज कर सकता हूं, कैसे देख सकता हूं। अच्छा आपको फॉर्मूले सोच के डरना नहीं है, आपको ये सोचना है कि कैलकुलस में जो हीरो होते हैं, अब हीरो को आप मतलब मेल पार्ट मत सोचा करो, हीरो मतलब मेल फीमेल दोनों की बात करो, तो उनको सब पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप ये बोल रहे हो कि सर मैं इस क्वेश्चन को अगर डील करने की सोचूं और लिमिट x टेंस टू 0 बोल रहा हूं, हाँ, और ये x है, हाँ, और अगर मैं बोलूं कि इसमें ब्रैकेट लगा दो और e रेस पावर x माइनस 1 करो, तो e रेस पावर x माइनस 1 क्या होगा, 1 उधर चला गया, तो सर ये होगा सर ब्रैकेट में x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल मतलब 6, ये मतलब होगा, ये ब्रैकेट खत्म, ये होगा। और cos x माइनस 1 कितना होगा, cos x माइनस 1, अच्छा ये 2 है, यहाँ पे ये 2, इस ब्रैकेट में cos x माइनस 1 कितना होगा सर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2, एक्स की पावर 4, ठीक है, एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 24, ऐसे चलते जाता है, ये इतना हो गया, ध्यान से देखते जाना। फिर ये आपके पास x है और सर 1 माइनस कॉस एक्स यहाँ पे भी है, देखिए इस बार 1 माइनस कॉस एक्स है सर, 1 माइनस कॉस एक्स है तो इधर जाएगा वो उधर चल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल 2 होता है माइनस एक्स रेस पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल मतलब 24, ये ऐसा लिखा, देखो पूरे टर्म लिख दिया। अच्छा हुआ ये आपके पास कि अगर आप ध्यान से अगर देखना चालू करोगे कि ये 2 जब अंदर गया, जब ये 2 अंदर गया तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ और ये 24 12 बन गया, ठीक है, ऐसा अंदर चला गया। ये माइनस एक्स स्क्वायर बचा पहला टर्म, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है पहला टर्म, ये देखो पहला टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पहला टर्म क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल आउट हो गए, ऐसे हो रहा है आपके पास, एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, यस सर। अब क्या हुआ, यहां पे पहला टर्म क्या बचा एक्स क्यूब बाई, यहां पे पहला टर्म क्या बचा सर एक्स क्यूब बाई 2 बचा, अच्छा यहां पे आपके पास सर ये तो एक्स क्यूब आपके पास था सर, और यहाँ पे तो एक्स की पावर 4 और पूरे टर्म्स ऐसे चलते जा रहे, और सर पूरे फिर एक्स की पावर सर ये एक्स क्यूब हुआ, ये ब्रैकेट ओपन किए, फिर एक्स की क्यूब, फिर कितना हुआ एक्स की पावर 4 अपॉन 6, यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे सर x की पावर 4 बाई 12 ऐसे बढ़ते जा रहे, ऐसे पूरे टर्म से आगे, यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे हुआ सर x क्यूब डिवाइड बाई 2, यहाँ पे कितना हुआ माइनस एक्स की पावर 5 डिवाइड बाई 24, ये। अब सोचो कि जब मैं x टेंस टू 0 पुट करूंगा तो कॉमन टर्म्स क्या आएगा सर, कॉमन टर्म जो आ रहा ना सर वो ये आ रहा है एक्स क्यूब बाई 2 और एक्स क्यूब बाई 2 सर, ये देखो ध्यान से, जैसे मैं एक्स क्यूब कॉमन निकालूंगा तो ये एक्स क्यूब कॉमन निकलेगा, तो ये 1 एक्स क्यूब बाई 2 कॉमन निकलेगा, एक्स क्यूब कॉमन निकाल तो 1 बाई 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बाई 2 बचेगा, फिर यहाँ पूरे टर्म जीरो हो जाएंगे क्योंकि एक्स टेंस टू 0 है तो ऑल टर्म्स आर जीरो। ये जो कोफिशिएंट है आपके पास यही है सबसे लोएस्ट ऑर्डर, एक्स क्यूब बाई 2 और एक्स क्यूब बाई 2, तो पता आंसर विल भी कितना 1, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 2, बाकी पूरे टर्म जीरो होते जाएंगे, बाकी पूरे टर्म जीरो, ये आंसर इज 1। अब आपके पास प्रीवियस लेक्चर में जाके देखना कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर इज 1 है, आंसर 1 दिया कहीं पे, ये दिया 1, ये देखो इस क्वेश्चन का आंसर 1। अब आप ये देखना कि मैं एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व किया हूं, पहले भी सॉल्व कर चुका हूं, अभी तो नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व था। आप फिर से इसको सॉल्व करना एल हॉस्पिटल रूल से, और कुछ टफ नहीं है, ज्यादा बार सॉल्व करना पड़ेगा, और ये आपके पास टर्मोलॉजी है, ये आपके पास पूरे के पूरे दो ही आपके पास फंक्शन थे
एक ई रेस पावर एक्स वाला था, यस, और एक कॉस एक्स वाला था। अगर ये दोनों मेरे को पता है, ये दोनों मेरे को पता है, तो फिर मैं मैनेज कर सकता हूं और इसकी पॉसिबिलिटी भी बनती है कि यस आई कैन सॉल्व दिस वन। इसलिए मैं सीरीज एक्सपांशन के बारे में बात किया कि आपको जस्ट आइडिया। अब लास्ट पार्ट पे आता हूं मैं कि कुछ ऐसी बातें जिसमें कि सबसे नहीं बनेगी, एक स्टूडेंट डर जाएगा क्योंकि उसको उतना आइडिया होता नहीं, एक स्टूडेंट डर जाता है। वैसे मैं पूरा पढ़ाया हूं, ठीक है। आपको पता है कि कोई लिमिट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो। अगर बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 31 लिया, ठीक है। एग्जांपल नंबर 31 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और ये ब्रैकेट नहीं है, ये जो दिख रहा है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जीआईएफ। जीआईएफ पढ़ा चुका हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए लेस देन इक्वल टू दैट स्पेसिफिक वैल्यू होता है, एक इंटीजर वैल्यू होता है। तो आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पूरा पढ़ा चुका हूं जीआईएफ के बारे में, प्रॉपर्टी और बातें। अच्छा, जीआईएफ सुन के एक नॉर्मल स्टूडेंट का हार्ट बीट बढ़ जाता है, जबकि मैं पूरा अच्छे से पढ़ा चुका हूं। और जीआईएफ फंक्शन को हम बोलते थे, क्या बोलते थे, जीआईएफ फंक्शन को हम बोलते थे फ्लोर फंक्शन। इसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते थे। जैसे ये दिया ना आपके पास, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये द फ्लोर फंक्शन, ये इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलता है। और दूसरा फंक्शन क्या होता है, सीलिंग फंक्शन, जीआईएफ का अपोजिट। तो ये आपके पास है, और बोला है कि एक्स टेंड्स टू 0 है और उसकी वैल्यू होगी 1 होगी कि -1 होगी कि 0 होगी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपके पास है, एकदम सिंपल सा। अच्छा, अब वो आपको मैथमेटिकली जीआईएफ कितना पता है उस बात पे डिपेंड करता है, और दूसरा इस बात पे डिपेंड करता है कि सच में आपको जीआईएफ आता है कि नहीं, मतलब एक अच्छा कंसेप्ट आपको पता है कि नहीं जीआईएफ के बारे में। ये जब मैं जीआईएफ की बात करता हूं तो फिर मेरे को लगता है कि किसी स्टूडेंट को फिर पता हो कि जब वो जीआईएफ की बात करता है तो फिर ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। फिर आपको ना क्या पता होना चाहिए, पता फंक्शन के बारे में फिर पूरा पता होना चाहिए। ये मैं बना दिया, ये आपके पास जो फिगर बना हुआ है, ये फिगर क्या है आपके पास, ध्यान से देखोगे, एक्स की वैल्यू आपके पास, और ये ऐसा आपके पास ऐसा, या द फ्लोर फंक्शन जीआईएफ। ये इसका मतलब ये पता है आपके पास कि 0 और 1 के बीच में वैल्यू 0 है, इंक्लूडिंग 0। 1 पे आपके पास जो 1 है, ये जो दिख रहा है आपके पास, ये डार्क सर्कल नहीं किया, मतलब ये एक्सक्लूडिंग है। तो 0 1 के बीच की कोई भी वैल्यू लो, इसका मतलब है कि अगर जब आप बोलते हो ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के वैल्यू 0 1 की, 0.5 लिख लो, पता है इसका आंसर कितना है, इसका आंसर कितना है, बोले सर 0 है, बिल्कुल सही। अगर मैं बोल दूं कि ये फ्लोर फंक्शन ही है, अगर मैं 0 की वैल्यू बोल दूं कि 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो 0 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, तो 0 इंक्लूडिंग है, 0 ये देख रहे आपके पास। अगर मैं बोल दूं कि मैं 1.5 लिख दे रहा हूं, कभी कभी मैं ब्रैकेट ये कर रहा हूँ, ये दोनों एक ही बात होती है, ऐसा ब्रैकेट बनाना, ऐसा 1.5 कर दे रहा हूँ। 1.5 मतलब क्या होगा, 1 और इसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, आंसर कितना होगा, 1, द कंप्लीट 1 आंसर। ये क्लियर रहना चाहिए, इस आंसर इज 1। ये 2 -1 -2। सिमिलरली -1 से 0 के बीच में अगर मैं ध्यान देखूं तो -1 से 0 के बीच में -1 वैल्यू है, इसका मतलब है -0.5 की अगर मैं बात करूं कि सर -0.5 की वैल्यू कितनी होगी, अच्छा -0.5 की वैल्यू कितनी होगी, -1, ये देखो ध्यान देखो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ध्यान देखोगे ना तो हर एक इंटीजर पे ये जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, हर एक इंटीजर पे कैसे वैल्यू, अगर मैं हर एक इंटीजर पे अगर बात करूं, 0 पे बात करूं, तो 0 के जस्ट बाद इसकी वैल्यू कितनी है पता है, 0 के जस्ट बाद 1 और 0 के जस्ट पहले -1 है। देखो जरा ध्यान से, 0 के जस्ट बाद मतलब ये वाली वैल्यू, 0 के जस्ट बाद 0+ पे वैल्यू कितनी है, तो 0+ पे वैल्यू इसकी जो होगी 0 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू 0+ पे कितनी है, मतलब 0 के जस्ट बाद, तो वैल्यू 0 है। और अगर मैं बोलूं कि इसकी वैल्यू 0- पे कितनी है, 0- पे मतलब 0 के जस्ट पहले थे -1 है, द कंप्लीट -1। देखो इसका मतलब है कि
जीरो पे आपके पास। अच्छा, मैं ऐसा क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि किसी की लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, इस बात पर डिपेंड करेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मेरे को बात करना है और ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो मैं एक्स इक्वल टू जीरो माइनस ऐसा लिख भी सकता हूँ, चाहूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये तो जीरो माइनस में वैल्यू कितनी होगी, इसका मतलब है चाहो तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि यार जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी वैल्यू जीरो माइनस में वैल्यू कितनी होगी, मतलब जीरो के जस्ट पहले, जीरो के जस्ट पहले इज द माइनस वन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू माइनस वन आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ, राइट हैंड लिमिट कितना होगा, अच्छा राइट हैंड लिमिट का मतलब ये हुआ कि अगर एक फंक्शन है वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो जीरो प्लस पे वैल्यू, ये इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, और इवन इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की वैल्यू x इक्वल टू जीरो प्लस पे, ये अब जीरो प्लस पे जीरो के जस्ट बाद वैल्यू, तो जीरो के जस्ट बाद वैल्यू इज ऑलवेज वन, इसका तब ये वैल्यू वन है। तो पहली वैल्यू कितना था सर, माइनस वन, नहीं सर वन कैसे लिख दिए सर, जीरो ना सर, हाँ सॉरी जीरो, ये वैल्यू जीरो, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू माइनस वन था, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जीरो है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आंसर पता है इसका क्या होगा, ये होगा इसका मतलब x टेंस टू जीरो पे पता कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, इवन 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 अगर ये ऐसा होता कि लिमिट x टेंस टू वन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या होता, तो भी यही आंसर होता। अगर ये होता लिमिट x टेंस टू माइनस वन, फिर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की वैल्यू क्या होती, तो अगेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि किसी भी इंटीजर वैल्यू पे ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि जिस भी पॉइंट पे आप लिमिट की बात करते हो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि हर एक ये इंटीजर वैल्यू पे इसके पहले और इसके बाद में देखो वैल्यू चेंज है। इसका मतलब अगर मैं टू की बात करूं कि टू पे क्या होगा, तो टू पे जब मेरे को चेक करना है तो टू के अराउंड में टू माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, टू के जस्ट पहले, टू के जस्ट पहले इसकी वैल्यू वन है, टू के जस्ट बाद इसकी वैल्यू टू है, वन इक्वल टू टू नहीं होता। इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जब आप बात करते हो तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, कोई भी वैल्यू लिख लो। इसका तो बस अगर एक्स टेंस टू जीरो की जगह वन होता तो भी डज नॉट एग्जिस्ट, टू होता, कोई भी इंटीजर लिखो, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वन टू थ्री फोर कुछ भी लिखो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स अ गुड कंसेप्ट। ओके, हाँ एक और क्वेश्चन लिया मैं। अच्छा, किसी को लगता है कि सर मैं इतना जिंदगी में नहीं करना चाहता सर, किसी को लगता है कि सर मैं इतना जिंदगी में कैसे कर पाऊंगा सर, मतलब मैं तो सर मतलब तो फिर आप इस वाले पार्ट को छोड़ देना, कि आपको लगता है कि सर अब इतना टफ थोड़ी पूछ लेंगे सर, इतना थोड़ी हमसे करवा लेंगे सब कुछ, तो इस वाले पार्ट को इग्नोर कर सकते हो। अगर आप बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि सर मेरे को स्कोर कार्ड लाना है, सिर्फ सपोज करो सिर्फ स्कोर कार्ड लाना है सर, मेरे को कौन सा सर भयंकर कुछ स्कोर लाना है, मैं अपने बारे में जानता हूँ, मैं इतना सब थोड़ी सर कर पाऊंगा सर, थोड़ा बहुत नंबर वंबर आ जाए मेरा ठीक ठाक नंबर सर। तो अगर किसी को ऑब्जेक्टिव हो कोई रीजन वाइज कि मेरे को सिर्फ स्कोर कार्ड लाना है तो इसको अवॉइड कर सकता है, किसी को ओनली स्कोर कार्ड लाना है तो फिर ये इस वाले पोर्शन को जो मैं भी ये यहां से जब स्टार्ट किया यहां से वो अवॉइड भी कर सकता है, क्योंकि मैं तो AIR 1 को भी पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं तो सोचूंगा ना कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो AIR 1 हैंडल करना चाहिए, मैं तो ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि कितना भी एवरेज स्टूडेंट हो और इंडिया का टॉपर हो, दोनों ही कंफर्टेबल हो मेरे साथ में, ठीक है। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है आपके पास, पता है इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस को अगर आपको याद होगा, अच्छा ये नया फंक्शन नहीं है, ये कोई ब्रैकेट नहीं है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस क्या होता था पता है, एक्स माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ये होता था आपके पास, ये लिखा भी है आपके पास कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब ये भी एक्सटेंस टू वन पे पूछा गया। अब मैं बोल रहा हूं कि अच्छा इसके बारे में अगर आपको अगर मैं बात करूं कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के बारे में आप जानते हो क्या, तो अगेन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के बारे में अगर आप थोड़ा सा भी अगर अच्छा आइडिया रखोगे तो बताओ आपके पास ये x हो गया और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस। अगर मैं आपको बोलूं ऐसा होता था, अच्छा आप ये मत सोचो कि कुछ नया नया हो रहा है, सब पढ़ा चुका हूं। अच्छा आप रिवीजन नहीं करते इसलिए आपको कभी कभी नया भी लग सकता है, कभी कभी आपको नया भी लग सकता है कि सर मैं तो रिवीजन करता नहीं हूँ सर, इसलिए मेरे को तो सर खूब नया नया लगता है सर, मैं तो हर दिन जब भी आप कुछ बात करते हो तो मैं सोचता हूँ कि कुछ नया बता रहा हूँ। ये
ये फिगर होता है दिस वन। मैं ये भी बताया था आपको कि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये फिगर x का होता है, ये x माइनस 1 का होता है, x माइनस 2 का होता है, ये x ये आपके पास 1 प्लस एक्स का, ये x प्लस 2 का, ये और इसकी वैल्यू आपके पास होती है x सिंपल और दिस वन द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये। अच्छा, मेरा बोलने का मतलब ध्यान देखना, जब मैं x टेंस टू 1 बोल रहा हूं तो अब मेरे को कोई बोल रहा है कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो सर x टेंस टू 1 बोल रहा हूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट मान लेते कि ये जो है आपके पास x इक्वल टू 1 माइनस, यही हुआ ना। यस सर, 1 के जस्ट पहले। अच्छा, 1 के जस्ट पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 के जस्ट पहले आपके पास ये है, इसके 1 के जस्ट पहले ये वैल्यू 1 है, ये 1 के जस्ट पहले, ये 1 पे मतलब ये है 1 के नियरेस्ट, तो ये दिख ही रहा है आपके पास 0 से 1 पहुंच रहा है, तो ये वाली वैल्यू तो ये तो 1 के नियरेस्ट 1 ही हुई। यस सर, 1 हुई। और अगर मैं बोलूं कि राइट हैंड लिमिट पूछूं तो x इक्वल टू 1 प्लस 1 के जस्ट बाद, अच्छा 1 के जस्ट बाद, ये देखो 1 के जस्ट बाद ये सर ये तो 0 है सर, बिल्कुल सही। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हुआ क्या, नहीं हुआ सर, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होते हैं वो भी अपनी इंटीजर वैल्यू पे कभी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, 0 पे भी बोलता तो भी नहीं करता ये, 0 1 2 किसी भी इंटीजर वैल्यू पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सर इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाइए ना सर, कैसे सर। इसको जो आप बोल रहे थे कि मैं अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं जानता हूं, सपोज करो ये फिगर भी नहीं जानता, तो फिर मैं क्या करता सर, फिर यार इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को आप x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखते। ठीक है सर, अगर मैं सर ये लिख देता, हाँ तो अच्छा तो ना ऐसा चाहते हो आप कि तो क्या करते, तो सर फिर आप लिमिट बताओ जरा इसमें, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये पूरा फंक्शन मान लेते हैं, पूरा फंक्शन है मिला के एफ ऑफ एक्स, ये पूरा फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस पे क्या होता, 1 माइनस, हाँ माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 माइनस 1 माइनस की 1 के जस्ट पहले की वैल्यू तो 1 ही हुई, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 के जस्ट पहले की वैल्यू क्या होती है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में सर 1 के जस्ट पहले की वैल्यू, 1 के जस्ट पहले की वैल्यू सर तो 0 है, हाँ 1 के जस्ट पहले की वैल्यू देखो ना 1 है, ये 1 के जस्ट पहले की वैल्यू तो 0 है, पूरा 0 है, 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू। ओके, तो 1 के जस्ट पहले की वैल्यू कितना हुई सर 0 होगी सर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की वैल्यू 0 हुई 1 माइनस पे, तो 1 माइनस 0 कितना हुआ 1, ये नॉर्मल एक्स था, इसमें कोई इशू नहीं था। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपके पास 1 होगी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 1 प्लस पे क्या होगा 1 प्लस, ये नॉर्मल वैल्यू 1 प्लस 1 माइनस 1 ही होता है भाई, नॉर्मल एक्स। अच्छा, अब सर ये सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू सर 1 प्लस पे, 1 प्लस मतलब 1 के जस्ट बाद, 1 के जस्ट बाद यहां कहीं पे ये यहां आएगा सर, तो 1 होता है सर 1 के जस्ट बाद, तो 1 के जस्ट बाद सर 2 तक सर 1 ही होता है, सही बिल्कुल सही। तो 1 प्लस पे ये तो नॉर्मल 1 है, ये नॉर्मल 1 है 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की वैल्यू कितनी होगी सर 1 प्लस पे 1 सर, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1, राइट हैंड लिमिट इज 0, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1, राइट हैंड लिमिट इज 0, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे पहुंच गया मैं, ये मैं बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हेल्प से, इतना आपको पता होना चाहिए। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस पे या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस पे। ओके सर, अब सोचो कि ये एग्जाम में आ जाए कि tan इनवर्स cos x नहीं लिखा है, tan इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन cos x लिखा है, दिस ये जो ब्रैकेट है ना, दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, tan इनवर्स cos x नहीं लिखा है, tan इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन cos x लिखा है, इसमें तो हवा उड़ जाएगी किसी की भी, वो तो अभी समझ ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत अच्छे से पता हो, वो तो बता दिया मैं आपको। और सर cos x, अच्छा हाँ cos x ना, तो ठीक है cos x की बात कर लेते, तो मैं आपके लिए ना cos x बना देता हूँ, बना दो cos x, सिर्फ cos x बना रहा हूँ, सिर्फ cos x जो फंक्शन आप जानते हो, ठीक है। देखना कितना बनाया, ये कितना, ये क्या होता है पाई बाई 90 सर, ये सर ये पाई, ठीक है चलो, ये सर 3 पाई बाई 2, ठीक है, ये 0 सर जिस पे वैल्यू 1 और पाई बाई 2 और ये 0, ये cos इतना ही बनाया बस। अच्छा cos x से बनाया, tan इनवर्स cos x नहीं मेरे पास, tan इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos x है। ओके,
x इक्वल टू पाई बाय 2 की बात करने वाला हूं, x इक्वल टू पाई बाय 2। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की बात करने वाला हूं, तो क्या होगा, तो cos x और x टेंड्स टू पाई बाय 2 है। अब मैं बोल रहा हूं कि यार मेरे को ये देख लूं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भी ऑप्शन में दिया है, और जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है मेरे को लिमिट चेक करना भी है। अच्छा, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में जाओगे? हाँ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट में मैं जाऊंगा ही, चाहे कुछ हो जाए। तो पाई बाय 2 ढूंढो, ये पाई बाय 2 है। पाई बाय 2 ढूंढो, तो पाई बाय 2 के, ये पाई बाय 2 के पहले ये हुआ, कलर चेंज कर लेते, ये पाई बाय 2 के पहले और ये पाई बाय 2 के बाद। ये जो पॉइंट है ये पाई बाय 2 माइनस वो पाई बाय 2 के पहले यार जस्ट, और ये वाला पॉइंट क्या हुआ सर, पाई बाय 2 प्लस। ठीक है, चलो देख लेना, ध्यान समझना। पाई बाय 2 माइनस, मैं बोल रहा हूँ कि यार इसकी मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करना है, मेरे को प्रूव करना है। यहाँ लिखता हूँ, फिर वापस बार बार जाते जाऊंगा कि सर मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करना है। मतलब ये पूरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो सर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस बात करना है, डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है सर, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 है, हाँ, tan इनवर्स है, हाँ। अब मेरे को बताओ, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन cos x। अब cos x की वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, cos x और पाई बाय 2 माइनस है। पाई बाय 2 माइनस कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है सर, इस जगह पे। ये जगह कौन सी है, जगह सर पाई बाय 2 के पहले नहीं, जगह कौन सी है समझने का मतलब है, इंटीजर वाइज बात करो, इंटीजर वाइज बात करो, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करने वाले, इंटीजर वाइज बात करो सर, इंटीजर वाइज यहां है सर, तो ये 0 है, तो 0 के पास में है, और ये 1, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू सर, पॉजिटिव है सर, ऊपर है ना तो पॉजिटिव है। ठीक है, किसके बीच में सर, 0 से 1 के बीच में, ये 0 है ये 1 है, 0 से 1 के बीच में, हाँ। तो क्या मैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 0 to 1 लिख दूं, cos x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, cos x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, cos x बिटवीन 0 to 1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखना है कि 0 to 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 0 होता है भाई। 0 to 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होता है। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की वैल्यू 0 आ गई भैया। अब नॉर्मल ब्रैकेट लगा दी, द नॉर्मल ब्रैकेट, ये GIF की वैल्यू है 0, द GIF बिटवीन 0 to 1, ये था 0। tan इनवर्स 0 कितना होता है सर, 0 सर, tan इनवर्स 0 कितना होता है, 0, 0 आया आपके पास। अच्छा, राइट हैंड लिमिट कितना होगा, राइट हैंड लिमिट एफ एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस पे। ठीक है, ध्यान से देखना, लिमिट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस पे मेरे को अगर चेक करना है तो उस फंक्शंस की वैल्यू tan इनवर्स। अब बताना cos x की वैल्यू कितनी होगी पाई बाय 2 प्लस पे। चलो जाते वापस पाई बाय 2 प्लस पे, ये वैल्यू कितनी, पाई पे कितनी होती है सर, पाई पे तो -1 होती है, जैसे 0 पे 1 थी तो पाई पे -1 था। इंटीजर बात करो, इंटीजर, ये 0 सर, यहाँ पे ये 0 है, 0 से -1 के बीच में सर। जब मैं इंटीजर की बात करता हूँ कि ये वैल्यू क्या है, तो इंटीजर तो 0 तो 1 ही है ना, यहाँ पे कितना है सर, -1 to 0, बिल्कुल सही, -1 to 0, मतलब -1 to 0। -1 to 0 में क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सर, tan इनवर्स नॉर्मल ब्रैकेट -1 to 0 -1 होता है सर, या GIF की वैल्यू। tan इनवर्स -1 कितना होता है सर, -π/4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 था, राइट हैंड लिमिट -π/4 है, इसलिए मैं ऑप्शन में ना -π/4 भी रखा था, 0 भी रखा था। ये लेफ्ट हैंड लिमिट था, पता है आपको, ये तो मैं ही फ्रेम किया हूं ना। ये क्या था, राइट हैंड लिमिट था, लेकिन क्या है दोनों बराबर है, नहीं नहीं सर। तो फिर सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट सर, बिल्कुल। तो गुड क्वेश्चन हुआ, हाँ। ये बस एंड करने वाले। अब कॉट इनवर्स cos x लिख लिया मैं सर, कॉट इनवर्स cos x, ठीक है, कॉट इनवर्स cos x है, तो सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो चेक करना पड़ेगा, हाँ। करे सर, करते सर, फास्ट कर लेते सर, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया तो थोड़ा फास्ट कर लेते। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लूँ मैं, हाँ सर, x टेंड्स टू 0 भाई। अच्छा, x टेंड्स टू 0 है सर ना, x टेंड्स टू 0 है, तो फिर सर cos x का फिगर एक बार बना दूं क्या मैं, एक बार बना देता हूँ आपके लिए, इंपॉर्टेंट है cos x, फिर तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रखा है cos x, ठीक है, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ये π/2 है, ये 0 है, ये पाई है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी लिमिट आपका ना उस साइड है, उस साइड मतलब ये, और ये π/2 है, तो ये फिर ये और थोड़ा सा बना लूँ तो फिर ऐसा कर कैसे जाता होगा,
ये ऐसे जाता है, तो ये आ गया -π/2, ये ठीक है। अब ये वैल्यू तो 1 है। अब सोचो जीरो पे हो, जीरो पे मतलब जीरो पे हो तो थोड़ा सा स्मार्टली लिखना पड़ेगा कि जीरो प्लस ये होगा जीरो के बाद, और ये क्या होगा, जीरो माइनस होगा, ये होगा, ये जीरो माइनस है और ये जीरो प्लस है। देखना ध्यान से, जब आप जीरो प्लस की बात करते हो तो वैल्यू 1 से 0 के बीच में रहती है, ये 1 से 0 के बीच में ये वैल्यू 1 to 0। लेकिन जब आप जीरो माइनस की बात करते हो तो ये वैल्यू है 1 to 0 अगेन सर, यस 1 to 0 दोनों केस में, ठीक है। देखना लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शंस की वैल्यू जीरो माइनस, ठीक है भी, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस कॉट इनवर्स cos x की वैल्यू कितना होगा जीरो माइनस पे, सर -1 नहीं है, नेगेटिव है ही नहीं, जीरो माइनस जीरो प्लस पे कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है cos x की, सर ये 0 से 1 के बीच में आ रहा है, तो जीरो माइनस में -1 to 0 1 बोल देना, 0 to 1 ही है, कितना 0 to 1, 0 to 1, यस सर 0 to 1 ही है, इंटीजर वैल्यू इज द 0 to 1, जब 0 to 1 होता तो वैल्यू कितनी होती है 0 सर, तो कितना हो गया सर लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉट इनवर्स लिख दो आप, कॉट इनवर्स 0 to 1, तो सर कॉट इनवर्स 0 to 1 तो 0 ही होगा, तो कॉट इनवर्स 0 सर, कॉट इनवर्स 0 कितना होता है cos 0 अपन sin 0, तो कॉट इनवर्स 0 की वैल्यू π/2, tan इनवर्स 0 0 होता है, कॉट इनवर्स 0 π/2 होता है, तो कॉट इनवर्स 0 आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई π/2, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है x = 0 प्लस में, ये तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस कॉट इनवर्स, और मैं बोल रहा हूं कि अब देखो ध्यान से, अब मैं उस जगह पे हूं जो वो जो जगह है आपके पास वो 0 to 1 की जगह है, अगेन क्योंकि 0 प्लस पे वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव 0 1 के बीच में, अगेन 0 to 1, और 0 to 1 आपके पास तो कॉट इनवर्स 0, तो कॉट इनवर्स 0 इज π/2, पता आपके पास क्या हुआ, क्या हुआ सर, लेफ्ट हैंड लिमिट हाँ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू π/2, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा π/2, लिमिट एग्जिस्ट करेगा और आंसर इज π/2। तो ऐसा भी ना हो कि बिना सोचे समझे बोले सर मैं तो हर बार देखूंगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलूंगा, लिमिट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यहाँ tan इनवर्स था एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसका मतलब है कि इसके सामने जो लिखा है उस पर भी डिपेंड करेगा, tan इनवर्स में नहीं किया लेकिन कॉट इनवर्स में एग्जिस्ट किया, द आंसर इज π/2, ओके। हाँ ऐसा सोचना पड़ता है, इसका मतलब ये बड़ा मैटर करता है, क्या मैटर करता है, ये बहुत मैटर करता है कि मेरे पास लिमिट क्या है। जब मैं π/2 पे था ना तो π/2 के पहले और बाद में ना नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस था, लेकिन जीरो माइनस और जीरो प्लस पे आंसर इज पॉजिटिव, कॉस का फिगर देखो ध्यान से, इसका मतलब फंक्शन भी डिपेंड करेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रखा क्या गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर क्या रखा गया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 है, अब इसमें मैं बोलूं कि सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भी इसमें ऑप्शन में दिया है, और मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दूं सर, और इस पूरे फंक्शन में बोल दूं कि सर x 0 माइनस पुट कर देता हूं सर, x 0 माइनस पुट कर दूं तो इस फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 0 माइनस पुट कर दूं, और मैं बोलूं कि सर 0 माइनस ये लिख देता हूँ -2 मॉड के अंदर 0 माइनस लिख देता हूँ, और ये लिख देता हूँ 7 मॉड के अंदर 0 माइनस लिख देता हूँ प्लस 5 और इंटू 0 माइनस लिख देता हूँ ये, और मैं बोलूँ कि राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 प्लस लिख देता हूँ, लिखते हैं ना हम तो कई बार, और सर इसको 0 प्लस लिख देता हूँ, फिर -2 मॉड के अंदर 0 प्लस लिख देता हूँ, फिर सर 7 मॉड के अंदर 0 प्लस लिख देता हूँ प्लस 5 इंटू 0 प्लस, ये देख लो कुछ समझ नहीं आएगा, देखो आपके पास क्या करो कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए जब आपके पास ऐसी बात की जाती है ना तो इसलिए आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट जब आपको नोन रहता है फंक्शन तब तो आप बहुत अच्छी बातें करते हो, अभी आपके पास कैसे करोगे, अभी आप कैसे करोगे, तो आपको ना तरीका बताया गया, आपको क्या तरीका बताया गया कि जब भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करना है, ध्यान दीजिएगा आप, नहीं तो कई बार आपको समझ नहीं आता कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट में जब आप बोल रहे थे ना कि फंक्शन की वैल्यू 0 माइनस पे निकालो, तो सर वो कब यूज करेंगे, सर लिमिट h टेंड्स टू 0 सर, और फंक्शन की वैल्यू सर 0 माइनस h सर, मतलब x की जगह सर 0 माइनस h, -2 मॉड के अंदर 0 माइनस h सर, और सर 7 मॉड के अंदर 0 माइनस h सर, प्लस 5 और सर 0 माइनस h, ये पता आपके पास क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हुआ -h, मॉड -h, मॉड के अंदर -h प्लस h ही होगा, तो -2 बाहर था तो -2h, फिर सर ये मॉड के अंदर -h है तो h ही हो गया तो 7h,
और ये -5h था। ये क्या हुआ सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना बचा ऊपर -3h, नीचे नीचे बचा सर 2h। पता आंसर कितना आ रहा, -3/2 आ रहा। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं मैं अभी, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए जो h का कंसेप्ट था, क्योंकि फिर आप देख नहीं पाओगे। अभी देखो कितना अजीब लग रहा था लिखने का। तो कभी कभी इंसान को पता तो सब कुछ है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है कि सर कभी कभी तो सर कुछ h वाला कंसेप्ट ही गायब कर देते सर, लेफ्ट हैंड लिमिट में h। अरे सर फंक्शन नून है यार, यहाँ पे जबरदस्ती क्यों h लिख के टाइम वेस्ट करेंगे। यहां पे कैसे अभी आप कर दोगे सर, यहां पे भी तो फंक्शन नून है। क्या फंक्शन नून है, क्या फंक्शन नून है, ये फंक्शन नून है कि x का फिगर ये है, ठीक है। फिर मॉड x का फिगर ये है, ये मॉड x का फिगर है, और ये x का फिगर है, ये फंक्शन पता है। तो जब आप जब जीरो के अराउंड की बातें होती नॉर्मली, और आपको जब दिख भी नहीं पाता जीरो के अराउंड में, फिर 0 0 बोलोगे, सब 0 0 0 दिखेगा, खत्म कर दो, सब 0 लिख दो, 0 0 0 0 0, और फिर 0 पर डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी डिफरेंशिएबिलिटी का जो कंसेप्ट होता है इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली मॉड के केस में। मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट इज वेरी गुड, जो मैं आने वाले क्लासेस में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में बात करूंगा। इसलिए आपको ये सब बताया गया है कि यार जब भी आपको ना नॉर्मली x टेंड्स टू, जब भी आपके पास 0 रहता है, आप बड़े प्यार से h आपको पता है h इज वेरी स्मॉल वैल्यू, ये राइट हैंड लिमिट आपके पास बात कर रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखना ध्यान से, कितना हो गया x की जगह सर 0 + h, राइट हैंड लिमिट चल रहा है -2 मॉड के अंदर 0 + h सर, फिर सर 7 मॉड के अंदर 0 + h, फिर सर 5 x की जगह 0 + h सर, ठीक है। चलो और अच्छे से लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया सर, h था सर h - 2h सर, h - 2h, ओके। ये कितना था 7h, और ये 5h, 12h आ रहा सर, तो -h/12h, तो -1/12 आ गया, तो बिल्कुल सर -1/12, तो -1/12। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है क्या, नहीं सर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ही नहीं है। अगर इसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट पूछ लेता आंसर तो -3/2 आंसर होता, राइट हैंड लिमिट पूछ लेता तो -1/12 होता, ठीक है। लेकिन एक्चुअली आंसर क्या है, आपसे तो लिमिट पूछा है। ये अगर मैं इसमें 0 माइनस लिख दूं, 0 माइनस लिख दूं, तो बता आंसर इज -3/2। 0 प्लस लिख दूं, 0 प्लस, तो आंसर वैल्यू -1/12। सोच रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो सर। हाँ, मतलब ये आंसर कब होगा सर, अच्छा -3/2 आंसर चाहिए क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये लिख दूं x - 2 मॉड x, ये लो मॉड x + 5x, ये लो, खुश हो जाओ, -3/2 आंसर। अच्छा -1/12, अच्छा -1/12, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये ले x - 2 मॉड x अपॉन मॉड x + 5x, ये देखो आंसर इज -1। सिर्फ 0 है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए सब बताया गया है। बट हमेशा क्या होता है, कई बार हम हर सब्जेक्ट के साथ जब कोई टीचर पढ़ाता है तो उसको वो ध्यान देना चाहिए कि आप तो टीचर हो, तो कुछ भी कर लोगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। एक स्टूडेंट कभी कुछ नहीं कर सकता, उसकी जिंदगी में बहुत सारे सब्जेक्ट है। एक टीचर को हमेशा एप्लीकेशन की बात करना चाहिए, बता के छोड़ नहीं देना चाहिए कि ये भी लो ये भी लो। अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, ठीक है, तो उसको छोटी छोटी बातें बताते रहना चाहिए कि कब क्या क्या सोचना है, ऐसा करना चाहिए हमेशा सबको। ये लास्ट क्वेश्चन, लिमिट का भी लास्ट क्वेश्चन और अपनी इस क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 36 है, क्या बोला गया कि फॉर द फंक्शन ये है, और बोला द वैल्यू ऑफ के फॉर विच लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और के की वैल्यू बताना है। अच्छा, जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और फिर आपके पास x टेंड्स टू 1 ही है, दिख रहा होगा x < 1 पे ये वैल्यू है और x > 1 पे, तो जो वैल्यू 1 है, आपको ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे तो आपको तो समझ आ रहा होगा क्या कि सर ये तो सर f ऑफ x 1 माइनस हो गया 1 के जस्ट पहले, x < 1 के जस्ट पहले, तो सर ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, बिल्कुल सही है। और ये क्या हो गया x = 1 या 1 के जस्ट बाद, तो सर राइट हैंड लिमिट है, बिल्कुल यही तो बात। तो सर क्वेश्चन में गिवन है कि सर लिमिट एग्जिस्ट है, मतलब फिर सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा आपके पास कि लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट। ये गिवन लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में वो है सर, और x = सर में ये तो नॉर्मल x है, पुट कर दो सर, नॉर्मल मैं पुट कर देता हूँ सर, कर लो पुट, x की वैल्यू 1 के पास 1 के जस्ट पहले, तो 1 ही पुट करोगे नॉर्मल x में, तो 3 × 1 -2, ये हो गया लेफ्ट हैंड। राइट हैंड में सर 1 वैल्यू x की जगह 1 k × 1 1 के जस्ट बाद, तो 1 ही पुट करूंगा, 1
प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हो गया। ये कितना 3 माइनस 2, ये 1 बचा सर। ये कितना बचा सर k प्लस 1/2 बचा। तो सर k प्लस 1 कितना आ गया 2 सर। तो फाइनली k का आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। आंसर इज 1। ये अगर मेरे को लिमिट x टेंस टू 1 बोल देता और बोलता कि इसमें ये सच में आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है कि नहीं, और k इक्वल टू 1 के लिए अगर मैं बोलूं कि सर इस फंक्शन में k की वैल्यू 1 मेरे को पता है, अब तो निकाल लिया ना एडजस्ट करने के लिए, k की वैल्यू 1 में पुट ही कर देता हूं। क्या फंक्शन है, एक्स्ट्रा कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन खत्म हो गया, k की वैल्यू 1 आ गई। मैं बोल रहा हूं कि चलो k 1 तो मैं पता भी कर लिया, अब कौन सा भी एग्जाम दे रहे हैं हम तो नॉलेज की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो क्या होता, अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता तो क्या होता, तो f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस होता। तो मैं पुट कर देता इसमें, तो 3 इंटू 1 माइनस 2, तो आंसर कितना आ जाता 1 आ जाता सर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गया। अगर मैं बोलूं कि फिर सर राइट हैंड लिमिट कितना होता, राइट हैंड लिमिट तो f ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस, क्योंकि 1 लिमिट में था तो ये कितना होता सर, फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर होता प्लस 1, क्योंकि 1 पुट करते हैं अपन, और 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना आता सर 1 आता। देखो राइट हैंड लिमिट 1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा और आंसर भी वही आएगा जो लेफ्ट और राइट की वैल्यू के बराबर, तो आंसर इज 1। तो इस फंक्शन का आंसर भी 1 आ जाता है अगर आपके पास k की वैल्यू गिवन रहती। तो अभी तो आपके पास बोला था कि इस फंक्शंस में आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बताओ k की वैल्यू, तो सही है, सब कुछ सही है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। हम तो अपोजिट भी कर लिए कि k की वैल्यू पुट कर दी और प्रूव कर दिया लिमिट एग्जिस्ट। क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा था लिमिट एग्जिस्ट, आपको करने की जरूरत नहीं। सेकंड पार्ट आपको कोई बोल रहा है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर आपको करना है बराबर, बोल दिया ना वो तो बराबर करके रख दिया और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, ये मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है गेट में, ऐसा क्वेश्चन आपको गेट में देखने को मिल सकता है। तो ये मेरे लिमिट की पूरी बातें हुई, आई होप आपको अच्छा क्लियर हुआ होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आपको लिमिट में पूरा कवर किया और आप एक अच्छा लिमिट पढ़े होंगे। एक आईआईटी के प्रोफेसर आने वाले समय में या आज के समय में जो भी पूछना चाहे, हम अब रेडी है, मेरे को लगता है लिमिट को लेके कि आप पूछिए, हम बहुत अच्छा समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट सब जानते हैं, हम कंफर्टेबल है चीज़ों को लेके। आप थोड़ा मैथमेटिकल फंक्शन भी थोड़ा सा गड़बड़ दोगे तो भी हम रेशनलाइज कर लेंगे, हम सब जानते हैं, ये हमारा सीन है। अब इसके बाद में जो पढ़ाऊंगा कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाऊंगा और उसी को लेते हुए मीन वैल्यू थ्योरम में एंट्री करेंगे। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के साथ साथ फिर मीन वैल्यू थ्योरम। तो मैं मीन वैल्यू थ्योरम तक मैं एक पूरी बात मानता हूं, ये पूरा एक जोन है, मतलब कंटिन्यूटी, अभी कंटिन्यूटी इसी को कंटिन्यू करेंगे, पर कंटिन्यूटी तो जानते हैं बट फिर डिफरेंशियबिलिटी और फिर मीन वैल्यू थ्योरम। और जब से पढ़ रहे कैलकुलस तब से मीन वैल्यू थ्योरम तक एक पूरा पोर्शन कवर, ठीक है। उसके बाद फिर कैलकुलस का अगला पार्ट। चलो ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा, मेरा तो काम हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।